हाय एवरीवन, दिस इज सुभाष एंड स्वागत है आपका अगला सेम स्कूल में। आज अपन बात कर रहे हैं अ चैप्टर दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम क्लास 10th साइंस। ऑलराइट, देखो यहाँ अपन पढ़ने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट या मैग्नेटिक फील्ड का प्रोड्यूस होना। ठीक है ना। अच्छा बेटा, चलो देखो, जैसे लास्ट टाइम अपन ने बात कर रखी है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना। अब वहां पे अपन ने पढ़ा कि करंट पास होने से कोई वायर में यदि करंट पास होगा तो वायर हीट करेगा, वायर गर्म करेगा, तो उसका नाम क्या था बेटा? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आज अपन एक नया फिनोमेना पढ़ रहे हैं अपन, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने से उसके अराउंड, उसके आसपास के पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का बनना, है ना। दैट फिनोमेना इज नोन एज समथिंग दिस वन। ऑलराइट, चलो अब देखो बेटा, इसमें बात करते हैं अपन। जैसे 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 मान लो कि अपन एक काम करें, एक साइंटिस्ट का नाम बताऊं मैं आपको, ओरस्टेड। ओरस्टेड बेटा ये साइंटिस्ट का नाम है ना। अब इसने कुछ ऑब्जर्व किया, इन्होंने कुछ ऑब्जर्व किया कि जब भी किसी कंडक्टिंग वायर में इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, उस टाइम पर उस वायर के आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है, एक फील्ड बनता है जिसका जो बिहेवियर है वो किससे मैच करता है? मैग्नेटिक से, मैग्नेटिक फील्ड से मैच करता है। जैसे मान लो ओरस्टेड ने क्या ऑब्जर्व किया कि जैसे मान लो कि एक सर्किट बनाए अपन, सर्किट मान लो अपन यहाँ बना दिया, रेजिस्टेंस मान लो यहाँ पर, यहाँ अपन बैटरी मान ले, ठीक है। और यहाँ पे ये अपन ने सपोज कर लिया, ठीक है, एक मिनट, ये वायर लगा दिया अपन ने यहाँ पर, ये की लगा दी अपन ने, ठीक है, ये की है, ये बैटरी मान लिया, और ये रेजिस्टेंस अपन ने आर अज्यूम कर लिया, करंट मान लो अपन ने आई सपोज कर रखा है सर्किट के अंदर। अब ओरस्टेड ने क्या ऑब्जर्व किया कि जब इसमें करंट फ्लो हो रहा है तो यदि अपन एक मैग्नेटिक कंपास को, अब बेटा मैग्नेटिक कंपास एक, है ना, एक मैग्नेट होता है, ठीक है ना। तो यदि एक मैग्नेटिक कंपास को मैं यहां रखूं उसके पास में, जैसे मान लो कि ये एक मैग्नेटिक कंपास है और इसमें एक, है ना, यहाँ पे निडल होगी, सीधा निडल निडल। अब बेटा जब इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा था सर्किट के अंदर, तो इसके पास में ये रखा हुआ है यहाँ पे कंपास निडल, कंपास निडल, जो डायरेक्शन चेक करने के काम में आता है। नाम सुना होगा आपने, मैग्नेटिक कंपास, है ना। तो उसको मैंने इसके पास में यहाँ पे प्लेस कर दिया। अब ओरस्टेड ने क्या ऑब्जर्व किया कि जब इसमें करंट फ्लो हो रहा था उस टाइम पर ये कंपास का जो निडल है, कंपास का जो निडल जो है वो अपने आप डिफ्लेक्ट कर रहा है, अपने आप डेविएट हो रहा है, डिफ्लेक्ट कर रहा है कि वो यहां से डिस्टर्ब हो रहा है लगातार, है ना। जैसे मान लो कि करंट ऐसे फ्लो करवाया तो इसका जो डिफ्लेक्शन है मान लो राइट की ओर आ गया। जब उसने करंट को रिवर्स किया, करंट की डायरेक्शन को उसने उल्टा कर दिया, ऐसे करंट फ्लो करवाया रिवर्स, तो उस टाइम पर जो डिफ्लेक्शन है वो उल्टा यहां पर रिवर्स में आएगा। अब प्रॉब्लम ये हुई कि यार ये मैग्नेटिक कंपास जो है एक मैग्नेट है, और एक मैग्नेट को डिफ्लेक्ट करने के लिए, एक मैग्नेट को डिफ्लेक्ट करने के लिए वी नीड ए मैग्नेटिक फील्ड, बट यहां तो कोई मैग्नेट और तो है ही नहीं, ओनली एक सिंगल मैग्नेट है। अब ये डिस्टर्ब हो रहा है, डिफ्लेक्ट हो रहा है, इट मीन्स कि इसके पास में ऐसा कुछ है जो एज ए मैग्नेट बिहेव कर रहा है, क्योंकि एक मैग्नेट को डिफ्लेक्ट करने के लिए वी नीड ए डिफरेंट मैग्नेट। अब यहां आसपास में कोई मैग्नेट थी नहीं, तो ओनली यहां सर्किट में करंट फ्लो हो रहा था। अब जैसे उसने करंट को ऑफ कर दिया, जहां से उसने करंट को ऑफ किया, करंट को ऑफ करते ही जो डिफ्लेक्शन है, जो डिस्टर्बेंस है मैग्नेट में, वो बंद हो गया। अब यहां से कुछ कंक्लूजन बाहर आ रहा है, यहां से कुछ कंक्लूजन बाहर ये आ रहा है कि डेफिनेटली इस इलेक्ट्रिक करंट की वजह से ही ये मैग्नेट क्या हो रहा है? डिफ्लेक्ट हो रहा है। अच्छा इसके अलावा मतलब कि इस इलेक्ट्रिक करंट के पास होने से इस करंट के अराउंड, इसके सराउंडिंग में एक ऐसा एनवायरनमेंट बिल्डअप हो गया, फील्ड बिल्डअप हो गया, जिसका जो नेचर है वो किससे बिलोंग कर रहा है? एज ए मैग्नेट बिलोंग कर रहा है। और उसी की वजह से, उसी फील्ड की वजह से इस मैग्नेटिक कंपास में क्या आ रहा है? डिफ्लेक्शन आ रहा है। इस पूरी कहानी को अपन बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि इलेक्ट्रिक करंट के पास होने से मैग्नेट का डेविएट होना, डिफ्लेक्ट होना, दैट इज द मैग्नेटिक इफेक्ट। तो आपको यहां पर यह नोट करना है माइंड में अपने कि हमेशा जब भी कोई करंट फ्लो करेगा उस करंट के अराउंड, जैसे मान लो कि ये अपन एक वायर सपोज कर लिया, इस वायर में मान लो करंट फ्लो कर रहा है, तो इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बन चुका है। अब यदि कोई दूसरा डिफरेंट मैग्नेट यहां इस फील्ड में आएगा तो उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो मैग्नेट क्या होगा? डिफ्लेक्ट होगा, डिस्टर्ब होगा। एंड इसी कहानी को अपन यहां पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये आप नोट करें एक बार के लिए, दिस इज कंप्लीट एन ऑब्जर्वेशन जो ओरस्टेड ने ऑब्जर्व किया। ऑलराइट बेटा, तो ये आप नोट कर ले, ठीक है।
मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है जो एज ए मैग्नेट बिहेव करने वाला है, ठीक है ना। आगे लिखो बेटा इसमें आप, नेक्स्ट हेडिंग का नाम लगाओ आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये एक कॉन्सेप्ट है, एक सोच है ना, जो अपन पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, है ना। ये थ्योरेटिकल पार्ट को और भी कन्वीनियंट करेगा, आसान करेगा। देखो कैसे, जैसे मान लो कि अपन एक मैग्नेट माने, यहाँ पर ये मैग्नेट है और मैग्नेट की जो बेसिक प्रॉपर्टीज है आपको मालूम होगी कि मैग्नेट में दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होगा, एक साउथ पोल होगा। एक कौन सा होगा? साउथ पोल होगा, एन पोल और एस पोल। अब ये तो एक्चुअल मैग्नेट है, ये तो एक्चुअल मैग्नेट है, तो इससे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा इसके अराउंड, कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ बनेगा, है ना, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ बनेगा। जैसे मान लो कि कोई मैग्नेट रखा अपन ने यहाँ पर, तो उस मैग्नेट को यहाँ रखते हैं अपन, तो वह मैग्नेट क्या करेगा कि आसपास के नेबरिंग पार्टिकल्स को अपनी ओर खींच लेता है, आयरन के पार्टिकल्स को। अब ऐसा क्यों हो पा रहा है? बिकॉज इसलिए हो पा रहा है कि इस मैग्नेट ने अपने अराउंड, अपने चारों ओर, है ना, एटमॉस्फेयर में एक ऐसा फील्ड डेवलप कर दिया जो फील्ड किससे बिलोंग कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड से। और उस फील्ड की वजह से उस आयरन के पीस के ऊपर फोर्स काम करा, और फोर्स एग्जर्ट होने से वो आयरन का पीस जो दूर पड़ा हुआ था वो इससे आके स्टिक हो जाएगा, है ना। तो ये कुछ कहानी इसके पीछे होती है। अच्छा, अब ये मैग्नेट है, ये एन पोल है, ये एस पोल है। अब इतना मुझे मालूम पड़ रहा है कि इसके अराउंड चारों ओर ही क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। बट क्वेश्चन ये है कि मैग्नेटिक फील्ड किस साइड में होगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा, है ना। वो लेफ्ट की ओर होगा, राइट की ओर होगा, अप साइड, डाउन साइड, किस साइड में होगा, वो अपन यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। अच्छा बेटा, तो पहली बात तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है? दीज आर इमेजिनरी कॉन्सेप्ट विच रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड। कि जो मैग्नेटिक फील्ड इसने प्रोड्यूस किया है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैं कुछ यहाँ लाइन ड्रॉ करूंगा, एक कन्वेंशनल लाइन ड्रॉ करूंगा मैं यहाँ पे, और उन लाइंस को मैं क्या बोलने वाला हूं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो इसमें लिखो आप these are imaginary lines which represents magnetic field, ठीक है। अब देखो बेटा, यदि आपने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो कॉन्सेप्ट समझ लिया तो उसके बाद में अपन ये फाइंड कर पाएंगे आराम से कि किस जगह पर, किस पोजीशन पर मैग्नेटिक फील्ड किस साइड में डायरेक्टेड है, ठीक है ना। तो इसमें ध्यान दो बेटा आप कि हमेशा किसी मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो एन पोल से इमर्ज होके, है ना, एस पोल की ओर जाता है हमेशा। तो ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, एन पोल से एस पोल की ओर। दोबारा बोल रहा हूं मैं आपको, ये थ्योरेटिकल पार्ट है, इमेजिनरी लाइंस है, इनका जो कॉन्सेप्ट है वो आपको याद करना पड़ेगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है वो एन पोल से एग्जर्ट होके एस पोल की ओर एंटर करती है हमेशा। अच्छा बेटा, अब बहुत सारी फील्ड लाइंस होगी यहाँ पे कर्वेचर की फॉर्म में, ऐसा कुछ ये मान लो आप, तो ये भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ही है। एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन अपन यहाँ ड्रॉ कर दे, ये लो, ठीक है ना। ऐसे एक अपन ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पर, ये लो। तो दीज ऑल आर नोन एज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अच्छा बेटा, अब देखो कभी भी यदि आपको जस्टिफाई करना पड़े कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी क्यों बना रहे हैं अपन, तो इसके पीछे देखो रीजन एक ही होता है कि आप एक डिफरेंट कंपास को, एक मैग्नेटिक कंपास को आप यहां रखो, उस मैग्नेटिक कंपास की निडल, उस मैग्नेटिक कंपास की निडल जो होगी वो जिस साइड में पॉइंट करेगी उस साइड में ही वहां पे मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो यदि मैं किसी एक कंपास को यहां रखूं तो उसका जो निडल होगा वो इस साइड में पॉइंट करेगा। यदि उसको उठा के मैं यहां रख दूंगा तो अब की बार कंपास का जो निडल है वो इस साइड पॉइंट करेगा। तो जिस साइड में कंपास पॉइंट कर रहा है उस पे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली पूरे रीजन के अंदर, और ये जो लाइन मिलेगी आपको एक कर्व मिलेगा, इस कर्व का नाम क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, है ना। तो जिस साइड में मैग्नेटिक कंपास की जो निडल है वो पॉइंट करेगी उधर आप जाते रहो आप, तो एक लाइन ड्रॉ करो ऐसे करते करते आप, तो आपको ऐसा एक कर्वेचर मिलेगा, एक आपको ऐसा कर्व मिलेगा। इसको अपन बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है ना। तो ये आपको याद करना पड़ेगा इसमें। अब यदि मैं आपसे ये पूछूं कि मैं एक पॉइंट यहां पर P मान लूं, ये पॉइंट P मान लिया मैंने, जो इस मैग्नेट के रीजन के अंदर ही है, ये मैग्नेट आपका एक्चुअल मैग्नेट है, इसके पास में एक पॉइंट P मान लिया। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि मैग्नेटिक फील्ड इस जगह पर किस साइड में होगा?
पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड किस साइड में होगा, तो आपको एक काम करना पड़ेगा। यहाँ पे आप यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करो। टेंजेंट जिस साइड में पॉइंट कर रहा होगा ना, उधर ही आपका मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ पर एक्ट कर रहा होगा। तो इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड आपका इस साइड में है, इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड आपका इस साइड में होगा, इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड आपका इस साइड में होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से एक कन्वेंशनल वे हो गया, जिससे मुझे ये मालूम पड़ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड किस साइड में है। या आप ये बोल दो कि यदि आप एक नॉर्थ पोल को, यदि आप एक इमेजिनरी नॉर्थ पोल को यदि आप यहाँ प्लेस करोगे, तो नॉर्थ पोल के ऊपर फोर्स आपका इस साइड में काम करेगा। जिस साइड में मैग्नेटिक फील्ड होगा उधर ही फोर्स काम करेगा। तो ये एक कॉन्सेप्ट है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। दोबारा बोल रहा हूं, मैं आपको रिपीट कर रहा हूं इस चीज को कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर नॉट अ डिफरेंट थिंग, दैट इज जस्ट लाइक मैग्नेटिक फील्ड। कि मैग्नेटिक फील्ड, जैसे मान लो कि मैग्नेट यहाँ रखा मैंने, तो इसके अराउंड चारों ओर इस रीजन में, इस रूम में मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा। ऑल्दो ये मैं जानता हूं कि दूर जाने पर मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज हो जाएगी, बट हर जगह पे मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब किसी भी जगह पे मैग्नेटिक फील्ड किस साइड में है, डायरेक्शन क्या है, तो उसको समझने के लिए वी आर इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू कॉन्सेप्ट दैट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। कि आप जहां आपको फाइंड करना है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वहां जाओ, आप वहां टेंजेंट ड्रॉ करो। टेंजेंट ड्रॉ करते ही डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट जो होगा दैट रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये आपको नोट करना है, दिस इज अ न्यू कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। ऑल राइट, या देखो बेटा, इसको समझने के लिए अपन एक और एक्टिविटी कर सकते हैं। अपन एक्टिविटी देखो आप एक बार, है ना, जिससे आपको और फील आएगा इसके अंदर, ठीक है। देखो एक्टिविटी में ये करने वाला हूं यहाँ पर कि जैसे मान लो कि मेरे पास में आयरन का पाउडर है ना, आयरन का पाउडर है बहुत सारा ना, मतलब बारीक पाउडर है। उस आयरन के पाउडर को मैंने एक काम किया कि ये एक मैंने मैग्नेट मान लिया N से S में, और इसको यहाँ रखा फ्लोर के ऊपर मैग्नेट को। उसके अराउंड चारों ओर मैंने आयरन के पाउडर को बिखेर दिया। तो आयरन का पाउडर हर जगह पे यहाँ पर है। तो आप ये देखोगे बेटा कि कुछ वहां पे पैटर्न ड्रॉ होगा। आयरन के पाउडर को अपन ने यहाँ पे स्प्रेड कर दिया, बिखेर दिया, तो वो ऐसे हर जगह पे नहीं होगा। आप देखोगे कि वहां पे वो अपनी कुछ लाइन में अलाइन हो जाएगा। कि जैसे मान लो कि एक लाइन यहाँ पे ऐसी होगी, एक लाइन बेटा यहाँ पर ऐसी होगी, लाइन एक यहाँ पर ऐसी होगी। आप देखना ये एक्टिविटी है, ऐसा कुछ मतलब कि कुछ ऐसे लाइन्स यहाँ बन जाएगी जिस रीजन में कोई भी आयरन का पाउडर नहीं होगा। वो जो आयरन का पाउडर है अपने आप को ऐसे सेटल्ड कर लेगा, अरेंज कर लेगा कि वो यहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज कि आयरन के पाउडर पर फोर्स लगा। और फोर्स कहाँ लग रहा होगा बेटा? यहाँ पे जब पाउडर होगा उस पर फोर्स लगेगा और फोर्स लगा के उसको दूर कर देगा। इसलिए इन लाइंस के ऊपर आपको कोई भी पाउडर नहीं मिलेगा, कोई भी पीस नहीं मिलेगा आयरन का, है ना। तो ऐसा इसीलिए होता है कि ऐसे मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बना हुआ है, और मैग्नेटिक फील्ड बनने से उस आयरन के पीसेस पर फोर्स काम करा, और फोर्स के काम करने से वो अपनी जगह छोड़ के यहाँ से डिस्प्लेस हो गया। तो एक लाइन में आपको यहाँ पर आयरन के पाउडर नहीं मिलेगा, है ना। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट, एक एक्टिविटी है जिसका रीजन क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का होना, ठीक है ना। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ऑल्दो अपन 12th क्लास में दोबारा इसको पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर को बहुत डिटेल में, वहां आपको और भी इसका अच्छे से फील आ जाएगा। अभी आप इतना ध्यान रखो इसके बारे में, ठीक है। मैं इसको इरेज कर रहा हूं। चलो अब देखो बेटा, यहां पर बेसिकली अपन मैग्नेटिक फील्ड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, है ना, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। तो कुछ बातें मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आप और देखो इसमें। आप मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मैग्नेट की प्रॉपर्टी है। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मैग्नेट की एक प्रॉपर्टी है। देखो बेटा, इसकी पहली बात तो कि इट हैज डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ। डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ। पहला पॉइंट तो ये कि मैग्नेटिक फील्ड एक फिजिकल क्वांटिटी है। एक फिजिकल क्वांटिटी से मान लो कि फोर्स होता है, वर्क होता है, पावर होती है, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड भी एक फिजिकल क्वांटिटी का ही नाम है। तो इस फिजिकल क्वांटिटी में डायरेक्शन भी होगी एंड इसका जो वैल्यू है, जो मैग्नीट्यूड है, वो भी इसमें एग्जिस्ट करेगा। अब दोनों चीजें यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, इसीलिए ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये भी आपको याद करना है, क्योंकि ये अपन ने पहले ही बात कर रखी है कि यदि किसी क्वांटिटी को इंट्रोड्यूस करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत पड़े तो उसका नाम क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी। एंड लास्ट पॉइंट देखो बेटा इसका, आप इट्स SI यूनिट इज टेस्ला। टेस्ला एक साइंटिस्ट का नेम है। उसको ऑनर देने के लिए अपन मैग्नेटिक फील्ड को किस टर्म्स में मेजर करने वाले हैं?
टेस्ला के टर्म्स में, टेस्ला, या इसको सिंबॉलिक फॉर्म में अपन टीबी यहां पर बोल सकते हैं, कैपिटल टी। ये लो बेटा, तो ये कुछ बातें हैं रिगार्डिंग टू मैग्नेटिक फील्ड, है ना। और मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है ये अपन ने पहले ही बात कर ली कि ये एक ऐसा एनवायरनमेंट है किसी मैग्नेट के अराउंड जिसमें कोई दूसरा मैग्नेट आएगा तो वो फोर्स फील करने वाला है, ठीक है ना। ये आप नोट करें, आगे मूव करते हैं अपन, ठीक है, ऑलराइट। ठीक है, अब देखो आगे अपन बात करेंगे इसमें कि मैग्नेटिक फील्ड, जैसे मान लो कि अपन बात करेंगे यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन के बारे में। अभी स्टार्टिंग अपन ने की चैप्टर की कि जब भी किसी वायर के आसपास अपन ने एक कंपास को रखा तो कंपास डेविएट हो रहा था, डिफ्लेक्ट हो रहा था। अब क्वेश्चन ये है कि ये किस साइड में मूव करेगा, किस साइड में डिफ्लेक्ट होगा। तो यहाँ पे आप देख लो बेटा, डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन, डायरेक्शन रूल फॉर डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन इन मैग्नेटिक नीडल, इन मैग्नेटिक नीडल, ठीक है ना। ये देखो आप, ठीक है, तो इसको समझने के लिए एक रूल काम में आएगा, दैट इज नोन एज SNOW रूल। इसको हम बोलेंगे स्नो रूल, SNOW रूल, SNOW रूल, है ना। अच्छा बेटा, तो समझते हैं इसका मतलब क्या होता है। जैसे मान लो कि अपन एक वायर मान लिया, यहाँ पर रेजिस्टेंस मान लिया R, ये अपन ने एक बैटरी जूम कर ली, एक की लगा दी अपन ने, और यहाँ पे ये वायर है, और यहाँ पे एक अपन ने कंपास रखा हुआ है, इसका नाम क्या है, मैग्नेटिक कंपास, मैग्नेटिक कंपास, ठीक है, मैग्नेटिक कंपास। जो डिफ्लेक्ट होगा अभी ये अपन ने पहले ऑब्जर्व कर रखा है। अब मान लो कि करंट इसमें अपन ने आई स्टेबलाइज कर रखा है, करंट अपन ने आई सपोज कर रखा है, करंट फ्लो होगा। तो अभी अपन ने थ्योरी पढ़ ली आज कि करंट फ्लो होने से उस वायर के अराउंड, उसके चारों ओर एक फील्ड बनेगा। उस मैग्नेटिक फील्ड को, उसका फील्ड का नाम क्या होगा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड। उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये मैग्नेट क्या होगा, आपका डिफ्लेक्ट होगा। बट क्वेश्चन माइंड में ये आ रहा है कि ये मैग्नेट जो है वो किस साइड मूव करेगा, इसका जो डिफ्लेक्शन है वो राइट की ओर आएगा या लेफ्ट की ओर आएगा, किस साइड में आएगा। तो उसी के लिए अपन ये नियम पढ़ रहे हैं, SNOW रूल, है ना। तो कैसे, मैं एक बार कन्वेंशनल वे में ये मान लूं बेटा, है ना, एक बार ये मान लूं मैं, जैसे मान लो कि लेट सपोज कि मैं बैटरी की जो पोलैरिटी ये कर दूं, बैटरी की पोलैरिटी मैंने ये कर दी, तो करंट ऐसे फ्लो करेगा, करंट ऐसे फ्लो करेगा, ठीक है। अब देखो बेटा, ये जो रूल है आपको ये बोलेगा कि यदि इलेक्ट्रिक करंट साउथ से नॉर्थ की ओर फ्लो हो रहा है, कहां से कहां पर, साउथ से नॉर्थ की ओर। जैसे मान लो अपन यहां पे करें डायरेक्शन का कि ये अपना नॉर्थ मान लिया, ये अपन ने साउथ मान लिया, ये अपन ने ईस्ट मान लिया, ये अपन ने वेस्ट मान लिया, है ना। इस नियम को समझने के लिए ये कन्वेंशनल वे भी आपको आना चाहिए कि साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट। अब यदि इलेक्ट्रिक करंट साउथ से नॉर्थ की ओर फ्लो हो रहा है तो उस टाइम पर उस कंपास का जो एन पोल है, इस मैग्नेटिक कंपास का एन पोल बेटा यहां ऊपर होता है, तो उसका जो एन पोल होगा वो वेस्ट की ओर डिफ्लेक्ट होगा। दिस इज नोन एज SNOW रूल फॉर डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन, कि यदि इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन कहां से कहां पर हो, एस से एन की ओर, एस से एन की ओर, मींस कि साउथ से नॉर्थ की ओर। देखो साउथ नॉर्थ मतलब कि साउथ नीचे है, नॉर्थ ऊपर मान रखा है अपन ने। अब यदि इलेक्ट्रिक करंट एस से एन की ओर फ्लो हो रहा है तो इस कंपास का जो नॉर्थ पोल है वो वेस्ट की ओर डिफ्लेक्ट होगा। देखो वेस्ट किस साइड में, उस साइड में है, तो ये आपका जो मैग्नेट है वो इस साइड में डिफ्लेक्ट होगा, इस साइड में डेविएट होगा। दिस इज नोन एज SNOW रूल। हालांकि ऑल दो कि आपकी बुक में ये नाम लिखा हुआ नहीं है कि SNOW रूल, बट इसको अपन समझने के लिए ये रूल बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। ये देख लो आप कि इलेक्ट्रिक करंट यदि S से N की ओर फ्लो हो रहा है, S से N की ओर फ्लो हो रहा है, तो मैग्नेटिक कंपास किस साइड में मूव करेगा, वेस्ट की ओर, इस साइड में मूव करेगा, है ना। और इसका उल्टा होने पे उल्टा मूव कर जाएगा, रिवर्स में मूव करेगा, ठीक है ना। ये भी आप नोट कर ले, ऑल राइट, ठीक है। ठीक है, अब देखो इसमें आप आगे देखो, नेक्स्ट अपन बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर,
मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, जैसे मान लो कि कोई कंडक्टिंग वायर है, यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है कंडक्टर, इसका मीनिंग क्या होता है? एक वायर का होना, एक वायर का होना। तो जब भी किसी कंडक्टिंग वायर में करंट फ्लो होगा तो उससे मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ये तो अपन ने पहले पढ़ रखा है ना। अच्छा बेटा, अब अपन बात करने वाले हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, क्योंकि अभी अपन ने पहले बात कर रखी थी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज डायरेक्शन ऑल्सो। तो अब क्वेश्चन माइंड में ये आ रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा एक कंडक्टर की वजह से, वो किस साइड में पॉइंट करेगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा, है ना। तो देखो इसके लिए जैसे मान लो कि अपन एक वायर मान लिया यहाँ पर, इस वायर में करंट मान लो अपन ने आई सपोज कर लिया, करंट मान लो यहाँ पर आई फ्लो कर रहा है। तो अब इसके अराउंड एक फील्ड बनेगा, उस फील्ड का नाम क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड, नो डाउट, इतना अपन ने पढ़ रखा है। ठीक है, अब सवाल ये है कि जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो हर पॉइंट पर किस साइड में होगा, उसकी डायरेक्शन निकालने के लिए एक रूल पढ़ने वाले हैं अपन। उस रूल का नाम होगा राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, इसका नाम यह होगा। देखो कैसे कि जैसे पहले अपन बात करते हैं कि इस नियम का मतलब क्या होता है, राइट हैंड थंब रूल क्या होता है। ठीक है, देखो इसमें इसका मीनिंग ये होता है कि यदि आपको किसी वायर का फील्ड निकालना हो कि मैग्नेटिक फील्ड किस साइड में होगा, ठीक है, देखो इसमें राइट हैंड थंब रूल ये बोलता है कि यदि आपको इस वायर के फील्ड निकालना हो तो इस वायर को आप ऐसे क्लैंप करो राइट हैंड से। कौन से हाथ से? राइट हैंड से, कि आपका जो थंब है वो किस साइड में होना चाहिए? अलोंग दी करंट। कि यदि आपने इस वायर को ऐसे क्लैंप कर लिया कि इसका आपका जो थंब है वो करंट के अलोंग होगा, तो उस टाइम पर डायरेक्शन ऑफ फिंगर्स रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये है राइट हैंड थंब रूल टू गेट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना, थ्रू ए कंडक्टिंग वायर। जैसे अपन एक काम करें, जैसे मान लो कि ये एक वायर है और इस वायर में मान लो एक करंट ऐसे ऊपर की ओर फ्लो कर रहा है, ऊपर मान लो फ्लो कर रहा है ऐसे, तो इसके अराउंड फील्ड बनेगा। अब मुझे ये फाइंड करना है कि इसका फील्ड किस साइड में होगा। तो मैं एक काम करूँ यहाँ पर कि इस रूल को मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूँ। कैसे? कि ये रूल आपको ये बोलता है कि आपकी जो थंब है वो किस साइड में होना चाहिए? अलोंग दी करंट। तो करंट ऊपर फ्लो कर रहा है तो मैं इसको ऐसे क्लैंप करूँ, ऐसे लो, ये लो, तो मेरा थंब कहाँ पर आ गया? ऊपर की ओर आ गया। अब मेरी जो अंगुलियों का जो घुमाव है, जो कर्वेचर है, ऐसे घूम रही अंगुलियां, देखो आप, तो ये हो गया आपका डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ऐसे होगा, सर्कुलर होगा। जैसे मान लो कि जैसे यहाँ निकालना पड़े आपको, तो यहाँ पर देखो बेटा, आप ये घुमाव ध्यान रखो, आप इसका जो फ्लो है वो ऐसे हो रहा है। अब आपको यहाँ पर देखना है कि यहाँ फील्ड किस साइड में होगा, इस पॉइंट के ऊपर, तो आप यहाँ देखो कि ऐसे ऐसी साइड में आएगा, है ना। तो मैं एक काम करूँ यहाँ पर कि जैसे मान लो कि ये अंगुल ना, अब ये अपने थंब मान लिए अपन ने, ठीक है ना, थंब मान लिए अपन ने, और ये अंगुलियां अपन ने मान ली अपन ने, ठीक है ना, ऑल राइट। तो आपकी अंगुलियां ऐसे ऐसे घूम रही है, ऐसे ऐसे। एक मिनट ना, इसको मैं इरेज करता हूं यहां से, कि ये अपन ने वायर मान लिया अपन ने, इस वायर में करंट मान लो ऊपर की ओर फ्लो कर रहा है, तो मैंने इसको ऐसे क्लैंप किया कि मेरा थंब कहां पर है? करंट की ओर हो गया, तो अंगुलियां ऐसे घूम रही है। तो ये जो कर्वेचर आया मेरा घुमाव का, वो मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ एक बार, कि ऐसे एक घुमाव आ गया यहाँ पर, ऐसा कुछ, ऐसा ऐसा, आगे तक बोल दो, आपको दिक्कत नहीं है, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ। तो ये जो है ना, दीज आर नोन एज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, है ना। कि जिस फ्लो के अंदर आपकी अंगुलियां घूम रही है, जो फिंगर्स घूम रही है, उसी फ्लो को अपन क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन, या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अब यदि आपको यहाँ चेक करना हो कि पॉइंट P पर किस साइड में होगा, तो आप यहाँ देखो बेटा, अब यहाँ पे आप टेंजेंट ड्रॉ करो, तो टेंजेंट आपकी ऐसी आएगी, यहाँ पर ऐसी आएगी टेंजेंट, यहाँ पर ऐसी आएगी, ठीक है ना। तो ये इसका नियम काम क्या अपन को पढ़ना पड़ेगा। इसमें देखो आप कि इफ वी हेल्ड ए करंट कैरिंग वायर in such a way that thumb should align
towards current, then wrapped fingers represent direction of magnetic field, ये लो बेटा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कि यदि अपन है ना इस वायर को ऐसे हेल्ड करे कि आपका जो थंब है वो अलोंग दी करंट हो, तो उस केस में जो आपकी अंगुलियों का जो घुमाव बनेगा ना, जैसे ऐसे अंगुलियां घूम रही है या ऐसे उल्टी घूम रही है, जैसे भी घूमेगी उस टाइम पर उसको अपन बोलेंगे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना। सपोज करो जैसे मान लो कि अपन एक और काम करें कि वायर मान लो ऐसे ही है और अब की बार मान लो करंट डाउनवर्ड फ्लो कर रहा है, जैसे मान लो कि ये अपन ने वायर मान लिया, करंट मान लो अपन ने ऐसे जूम कर लिया, अब इसके अराउंड भी फील्ड बनेगा, इसके अराउंड भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, अब वो किस साइड में होगा, तो अब सेम नियम यहाँ पे अप्लाई कर दो। कैसे कि इस वायर को आप यहाँ जूम कर लो, है ना, एज ए पेंसिल, अब करंट नीचे फ्लो कर रहा है तो आप थंब को नीचे करो की बार, ये कंडीशन होती है कि थंब जो होगा वो किस साइड में होगा, अलोंग दी करंट, तो मैंने ऐसे कर लिया थंब को, अब मेरी अंगुलियों का जो घुमाव है कर्वेचर ऐसे आ रहा है, देख पा रहे हो आप, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ऐसे सर्कल में होगा, यहाँ पर इस साइड में होगा, यहाँ पर इस साइड में होगा, यहाँ पर इस साइड में होगा, तो ऐसे ऐसे होगा मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो ये कहानी यहाँ पर भी एप्लीकेबल होगी, ठीक है ना, ये नोट कर लिया। अच्छा, एक और चीज देखो आप कि जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा इस वायर की वजह से, जैसे मान लो करंट अपन ने आई सपोज कर लिया, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना स्ट्रॉन्ग बनेगा, है ना, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, नो डाउट, पहले पढ़ रखा है अपन ने। अब ये कितना स्ट्रॉन्ग बनेगा, तो आप ध्यान रखो बेटा कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना, उसका जो वैल्यू होगा, मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के ऊपर। करंट जितना ज़्यादा होगा उतना ही मैग्नेटिक फील्ड वो प्रोड्यूस कर पाएगा। ये तो कॉमन सेंस की बात हुई, क्योंकि ये जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो क्यों बन रहा है, बिकॉज ऑफ करंट। तो जितना अमाउंट का करंट फ्लो कराएंगे अपन, उतना ही वहाँ पर ज़्यादा आपका मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पर बन पाएगा। जैसे मान लो कि करंट 2 एम्पियर है और एक बार मान लो करंट कितना 20 एम्पियर है, तो दोनों केसेस में से कौन से केस में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग बन पाएगा, सेकंड केस में, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखो आप। ऑलराइट, एक और देख लो बेटा आप कि जो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस की। कैसे कि जैसे मान लो कि ये वायर है और इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है, अब मैं 2 पॉइंट अज्यूम करूं, एक पॉइंट मैंने यहां मान लिया इस जगह पर P पॉइंट, एक पॉइंट मैंने दूर यहां मान लिया Q पॉइंट। आप बताओ कि कौन से पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा क्रिएट होगा, इस वाले पे या इस वाले पे, इस वाले पे, क्योंकि ये पॉइंट ज्यादा पास में है वायर के और इस वाले पॉइंट पे फील्ड कम बनेगा, मतलब कि डिस्टेंस बढ़ने पे मैग्नेटिक फील्ड कम हो गया। तभी तो यहाँ पे इनवर्स की आ रही है रिलेशनशिप, क्योंकि इनवर्स में बोल दिया मैं आपको यहाँ पे डिस्टेंस के बढ़ने पे मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे आपका डिक्रीज हो रहा है, इसीलिए जो रिलेशनशिप होगा वो इनवर्स का यहाँ पर स्टेबलाइज होगा, ठीक है ना, ये आप नोट कर लिया। ऑलराइट, ऑलराइट, आगे देखो इसमें आप नेक्स्ट लिखो आप इसमें मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग, करंट का होना जरूरी है बेटा, बिना करंट के फील्ड नहीं बनेगा, इसीलिए मैं यहां पे लिख रहा हूं सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल, ठीक है, सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल। तो जैसे मान लो अपने एक काम करिए कि मेरे पास में एक ऐसी कोई यहाँ पे रिंग है, इसमें मान लो करंट फ्लो हो रहा है I, इसमें मान लो करंट फ्लो हो रहा है कितना I। अब ये एक स्ट्रेट वायर नहीं है, लास्ट केस जो अपन ने पढ़ा उसमें अपन ने क्या मान रखा था, एक स्ट्रेट वायर, एक स्ट्रेट कंडक्टर। अब की बार कंडक्टर को मैंने बेंड कर दिया एक सर्कल में, तो अब अभी भी करंट फ्लो हो रहा है, करंट अपन ने आई सपोज कर लिया। अब यदि करंट फ्लो हो रहा है तो नो डाउट मैग्नेटिक फील्ड तो बनेगा इसके अराउंड। अब वो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा वो अपन देख रहे हैं, है ना। अब मैग्नेटिक फील्ड किस साइड में होगा उसको बताने के लिए वी कैन यूज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अच्छा बेटा,
देखो ये पहली बात तो इसका जो ओरिएंटेशन है कि ये लूप कैसे रखा हुआ है। देखो एक तो लूप ये बनाया मैंने यहाँ पे, समझना आप है ना डिफरेंस को। एक लूप मैंने यहाँ जूम कर लिया ऐसा कुछ, एक लूप मैंने यहाँ बनाया। इन दोनों लूप के ओरिएंटेशन में क्या फर्क है, ये लूप कहाँ रखा हुआ है और ये लूप कैसे रखा हुआ है। देखो बेटा ये लूप जो है वो इस बोर्ड के प्लेन में रखा हुआ है कि ये यहाँ ऐसे रखा हुआ है, बट जो ये वाला सर्कुलर लूप है वो बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है कि ये ऐसे रखा हुआ है, बट यहाँ बोर्ड नहीं है। तो बोर्ड नहीं है तो उसको दिखाने के लिए मैंने इसको ऐसे कर दिया। तो ये भी आप ध्यान रखो ओरिएंटेशन की, यहाँ पे आपका जो लूप है वो कुछ ऐसे वर्टिकल में है। अच्छा बेटा, और ये जो लूप है वो किस में, हॉरिजॉन्टल में यहाँ पे मान रखा है अपन। अब भले लूप कैसा भी हो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें करंट मान लो आई फ्लो हो रहा है, करंट मान लो इसमें आई फ्लो यहाँ पे अपन ने कर रखा है अपन ने। अब सवाल ये है कि इसके अराउंड फील्ड बनेगा, कैसा बनेगा। तो आप एक काम करो ना, इस लूप को आप बहुत सारे पार्ट्स में ब्रेक कर दो, आप पार्ट्स में, है ना। तो ये भी एक पार्ट हो गया, छोटा सा पार्ट हो गया। अब इस छोटे से पार्ट को अपन क्या मान सकते हैं, स्ट्रेट वायर। और स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए अपन क्या काम में लेंगे, राइट हैंड थंब रूल, जो भी अपन ने बात की। दोबारा बोल रहा हूं मैं कि इस सर्कुलर लूप को आई एम ब्रेकिंग इनटू पार्ट्स, हाँ, एक पार्ट यहाँ, एक पार्ट यहाँ, एक पार्ट यहाँ पर। अब ये सारे पार्ट क्या है, स्ट्रेट वायर अपन मान सकते हैं अपन। अब मैं देख रहा हूं कि इस वाले पार्ट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा वो निकालते हैं अपन। अब वो निकालना आसान है, कैसे बेटा, यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। तो देखो बेटा इसको अपन ऐसे क्लैम्प करेंगे, जैसे मान लो कि ये लूप मान लिया अपन ने यहाँ पे। यू हैव टू इमेजिन, यू हैव टू विजुअलाइज, यू हैव टू इमेजिन कि यहाँ पे लूप मान रखा है, ठीक है, ऐसे लूप मान रखा है। और ये एक पार्ट मान लिया अपन ने, यहाँ करंट फ्लो हो रहा है आई, तो ऐसा करंट फ्लो हो रहा है। अब मैं थंब को रखूँ करंट के अलोंग, तो मेरी अंगुलियाँ ऐसे से घूम रही होगी, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो आपका ऐसा ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, फिर हर जगह पे ऐसे बनेगा, है ना। अच्छा बेटा, तो ये करंट अपन ने यहाँ आई एज्यूम कर लिया, एक ऐसे बनेंगे यहाँ पे। तो दीज आर नोन एज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अच्छा ठीक है, तो ये आप ध्यान रखो कि अपन जैसे मान लो कि यहाँ करंट ऐसे मूव करेगा तो यहाँ पर फील्ड आपका ऐसे बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखो, मैग्नेटिक फील्ड अपन इसमें से निकाल लेंगे आराम से, ठीक है, ऑल राइट। इसके अलावा अपन एक और यहाँ पर काम कर सकते हैं। देखो क्या काम करेंगे यहाँ पर अपन, कि जैसे मान लो कि ये एक आपका वायर है ना, और इसमें करंट मान लो आई फ्लो हो रहा है, कितना मान लिया अपन ने, आई। और एक लाइन में यहाँ अज्यूम करूँ, एक ऐसी लाइन जो ऐसे आर पार जा रही है, इसकी परपेंडिकुलर है। अब उस लाइन के ऊपर एक पॉइंट मैंने यहाँ मान लिया, यहाँ पर। अब इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड किस साइड में होगा, उसके लिए अपन एक काम करेंगे कि अपने राइट हैंड की अंगुलियों को ऐसे खोलेंगे अपन, और अंगुलियों को आप इस करंट के ऊपर रखो। आप बेटा पहली बात तो ये एक अलग नियम है कि अंगुलियों को आप कहाँ रखो, करंट के ऊपर। तो ये करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, अंगुलियां ऐसे रख दी मैंने इसके ऊपर, थंब कहाँ आ गया मेरा, आपकी ओर पॉइंट कर रहा है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इन पॉइंट्स पर वो किस साइड में होगा, आपकी ओर ही होगा। तो ये जो होता है इसको भी अपन क्या बोलते हैं, राइट हैंड थंब रूल ही बोलते हैं इसको भी अपन। बट ये किसके लिए काम में लिया अपन ने, एक कोयल के लिए, एक सर्कल के लिए, है ना। राइट हैंड थंब रूल फॉर सर्कुलर कोयल। इसमें अंगुलियां कहाँ होती है, करंट के ऊपर, तो थंब कहाँ होगा, मैग्नेटिक फील्ड की ओर। उसमें उल्टा हो रहा था, उसमें अंगुलियां कहाँ थी, उसमें अंगुलियां मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर थी, तो थंब कहाँ था, करंट के ऊपर। तो यदि अपन इस करंट के अलोंग आपकी अंगुलियों को अलाइन कर लें अपन ऐसे, तो थंब बाहर आ रहा है। यदि करंट ऐसे मूव करे, उल्टा मूव करे, तो अब की बार आप अंगुलियों को ऐसे अलाइन करो, ऐसे रखो, थंब कहाँ गया, अंदर की ओर गया, ठीक है ना। तो ये होता है राइट हैंड थंब रूल फॉर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ड्यू टू ए सर्कुलर करंट कैरिंग लूप, ठीक है ना। ये आप नोट करें, ठीक है। अच्छा आगे देखो, इसमें आगे अपन बात करेंगे एक डिफरेंट डिवाइस के बारे में, दैट इज सोलेनोइड। सोलेनोइड ना, SOLENOID, सोलेनोइड। देखो ये क्या होती है, पहली बात तो कि जैसे मान लो कि मेरे पास में कॉपर का एक मान लो सिलेंड्रिकल पाइप मान लिया अपन ने, ये अपन एक सिलेंडर मान लिया अपन ने, है ना, सिलेंडर मान लिया अपन ने ना। अब यदि सिलेंडर के ऊपर में कॉपर के वायर को रैप कर दूं बहुत टाइटली, क्लोजली, जैसे मान लो कि एक वायर मैंने यहाँ लगा दिया लूप, फिर एक मान लो यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, तो यदि मैं टाइटली कॉपर के वायर को इसके ऊपर वाउंड कर दूंगा, रैप कर दूंगा, है ना, तो इस सिस्टम का नाम क्या होगा, सोलेनोइड। और यदि यहाँ पे करंट फ्लो कराएंगे अपन तो करंट बनेगा, करंट फ्लो होने से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, है ना। तो इस सिस्टम का नाम क्या होगा, सोलेनोइड। तो सोलेनोइड इज ए cylindrical pipe on which
कॉपर वायर आर रैप्ड टाइटली, ठीक है ना। तो इसमें लिख लो बेटा आपकी इट कंसिस्ट ए सिलेंड्रिकल ट्यूब और पाइप, ए सिलेंड्रिकल पाइप over which copper wire are wounded closely, जैसे यहां पे अपन ने कर रखा है क्लोजली, है ना। इसका नाम क्या होगा, सोलेनोइड, ठीक है ना, सोलेनोइड। ऑल राइट। अच्छा बेटा देखो इसमें कि इसके दो एंड होंगे, एक ही वाला एंड एक ही वाला एंड। अब देखो बेटा यहाँ पर एक अपन देखिए, इसको बहुत ध्यान से अपन विजुअलाइज करिए तो मालूम पड़ रहा होगा आपको इसमें कि बेसिकली यहाँ बहुत सारे टर्न्स आ गए, नंबर ऑफ टर्न्स। एक टर्न यहाँ पर है वायर का, एक टर्न यहाँ पर है, एक टर्न यहाँ पर है, एक टर्न यहाँ पर है। अब सोचो ना आपकी हर एक टर्न से क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो आप सोचो कि यहाँ पे बहुत सारे टर्न्स काम में आ रहे हैं, एक टर्न यहाँ पर भी है वायर का, एक टर्न में करंट यहाँ फ्लो हो रहा है। देखो आप ये सारे नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पर है। तो अब मुझे मालूम पड़ रहा है कि सब में करंट फ्लो हो रहा है और हर टर्न जो होगा वो अपने हिसाब से कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो इन सब की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और वो मैग्नेटिक फील्ड ऐड अप हो जाएगा, ऐड होगा, और ऐड होके वी विल गेट ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि एक वायर से एक टर्न से फील्ड कम बनेगा, उसकी स्ट्रेंथ कम होगी, बट बहुत सारे अपने टर्न यहाँ पे लपेट रखे हैं, अपने रैप कर रखे हैं, तो जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो काफी स्ट्रॉन्ग बनेगा, उसका अमाउंट काफी ज्यादा होगा, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए अपन ये काम में लेते हैं अपन कि यदि आपको कहीं पर भी किसी डिवाइस के अंदर, आपको किसी इंस्ट्रूमेंट के अंदर आपको एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए वी कैन यूज ए सोलेनोइड, वी कैन यूज ए सोलेनोइड, ठीक है ना। ऑल राइट। तो देखो इसमें आप मैग्नेटिक फील्ड बनेगा यहाँ पर। अब देखो बेटा इसमें आप कि इट इज यूज्ड टू ऑब्टेन हाई मैग्नेटिक फील्ड, हाई मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि बेटा इसमें देखो कॉन्सेप्ट आसान है इसमें, क्योंकि सब वायर में करंट फ्लो हो रहा है और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड तो बनेगा, नो डाउट, तो बहुत सारा बनेगा आपकी बार। तो इसीलिए अपन इसको काम में लेंगे। इसमें दो बातें ध्यान रखो आपकी। पहली बात तो वायर किसके होते हैं बेटा, ये तो ये ध्यान रखो, ये कॉपर वायर होते हैं, कॉपर वायर एंड दीज आर इंसुलेटेड। क्यों? क्योंकि ये वायर टच नहीं करनी चाहिए, टच करेंगे एक दूसरे को तो वहां पे करंट आपका मर्ज हो जाएगा, करंट वहां पे आपका वापस से फ्लो कर जाएगा इसके अंदर। इसीलिए इन सब वायर्स को अपन अपने आप में क्या करेंगे, वी विल ट्राई टू मेक दीज एज इंसुलेटेड, ठीक है ना। ये आप नोट कर ले। ऑल राइट, ठीक है। तो ये भी अपन ने पढ़ लिया है इसमें। अच्छा एक और चीज देखो आप कि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड अपन देखे ना यहाँ पर, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा ना इसका वो कुछ ऐसा बनेगा बेटा, या आप यहां लिखो लास्ट में आप कि एस सोलेनोइड बिहेव लाइक ए बार मैग्नेट। अब ये तो अपने पहले पढ़ रखा है, व्हाट इज द बार मैग्नेट, कि दो पोल इसमें होंगे, एक एन पोल होगा, इसमें एक एस पोल होगा और इससे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो जैसा काम ये मैग्नेट कर रहा था, मैग्नेट का देखो क्या काम कर रहा है, मैग्नेट यहाँ पे काम कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। तो जो काम मैग्नेट कर रहा था वही काम तो ये भी कर रहा है। तो इसीलिए अपन ये बोल सकते हैं कि ये सोलेनोइड बिहेव लाइक ए बार मैग्नेट। इसमें एक पोल इसका एन पोल होगा, इसमें इसका एक पोल कौन सा होगा, एस पोल की तरह बिहेव करेगा, है नहीं, वो बिहेव कर रहे हैं। तो यहां पर अपन ये बोल सकते हैं ए सोलेनोइड बिहेव लाइक ए बार मैग्नेट। ऑल राइट, ठीक है बेटा, ये आप नोट कर ले। आगे मूव करते हैं अपन। देखो इसमें नेक्स्ट देखो आप फोर्स, नेक्स्ट हेडिंग का नाम है फोर्स ऑन। अच्छा बेटा एक चीज वहां पे अपन ने मिस कर दी, अपन ने यहाँ पर देखो अपन ने ये मिस किया कि जैसे नंबर ऑफ टर्न्स अपन बढ़ाएंगे, नंबर ऑफ टर्न्स जैसे मान लो 100 मान लिया अपन ने, और एक बार मान लो क्या मान लिया अपन ने, 1000 मान लिया अपन ने। तो नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करने से जो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगा। आई थिंक इट इज वेरी इजी, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेंगे तो करंट का अमाउंट बढ़ेगा, करंट का अमाउंट बढ़ेगा तो फील्ड तो बढ़ना ही है। तो नंबर ऑफ टर्न्स जो होंगे सोलेनोइड के वो जितने ज्यादा होंगे ना उतना ही वहां पर फील्ड अपन डेवलप कर पाएंगे, ठीक है ना। ये भी आप पॉइंट ध्यान रखो। अब अपन आगे मूव कर रहे हैं, दैट इज फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, फोर्स ऑन ए
करंट कैरिंग कंडक्टर इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल, ये जरूरी बात है यहाँ पे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये भी एक कॉन्सेप्ट है। ऑल्दो मैं आपको पहले बता दूं एक बार कि 12th क्लास में अपन जब पढ़ेंगे इस चैप्टर को तो वहां पे हर चीज का जो एक्सप्रेशन है, जो फॉर्मूला है, वो अपन वहां पे ड्राइव करेंगे। जैसे अब तक देखो, आप याद करो बेटा कि मैं बोल रहा हूँ कि फील्ड बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वायर के अराउंड। अब उसका वैल्यू कितना, उसका अमाउंट कितना होगा, उसका फॉर्मूला कितना होगा, ये अपन ने बात नहीं की यहाँ पर। और बात इसलिए नहीं कर रहे कि अभी आपकी इतना हैवी नहीं है ना। 12th क्लास में जब अपन जाएंगे तो वहां अपन पढ़ेंगे कि कितना फील्ड बनेगा, उसका फॉर्मूला क्या आएगा, उसका जो एक्सप्रेशन है वो कैसा होगा। ऑल राइट। अच्छा बेटा, एक नया जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं यहाँ पे कि जब किसी, देखो पूरा जो भी कहानी है इसका वो यहाँ पे छुपा हुआ है इसके अंदर ही। इसको आप देखो कि जब भी किसी एक कंडक्टर वायर में, कंडक्टिंग वायर में करंट फ्लो होगा और यदि उस करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर को मैं एक बाहर से मैग्नेटिक फील्ड में रखूं, एक बाहरी मैग्नेटिक फील्ड में रखूंगा, तो उस टाइम पर उसके ऊपर एक फोर्स काम करेगा। ऐसा एक फोर्स काम करेगा, जैसे मान लो अपन एक काम करे, ठीक है ना, कि ये मान लो अपन ने एक मैग्नेट मान लिया, ये एन पोल मान लो और ये आप एक एस पोल मान लो। तो ये एन पोल है मैग्नेट का, ये अपन ने एस पोल बना दिया। अब आप याद करो, मैंने कहा था आपको कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से कहाँ होता था, एन से एस की ओर। आप याद होगा, आपको स्टार्टिंग में अपन ने बात की थी कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी वो कहाँ से स्टार्ट होती है, एन पोल से, और कहाँ आके एंड होगी, एस पोल की ओर आके एंड हो जाएगी। तो यहाँ पे ये एक मैग्नेटिक फील्ड मान लिया एन से एस बी। मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए अपन बी सिंबल काम में लेते हैं, अपन ध्यान रखो। तो एक एन पोल यहाँ अज्यूम कर लिया इमेजनरी, एक एस पोल अपन ने यहाँ मान लिया, तो एक मैग्नेटिक फील्ड बन गया एन से एस की ओर, उसका नाम क्या है, बी। इसको अपन बोलेंगे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। और मान लो कि एक मेरे पास में यहाँ पर एक वायर है, बेटा ध्यान रखना आप, ये एक मैंने वायर मान रखा है, ये एक मैंने वायर सपोज कर रखा है। ये वायर नहीं है, ये तो फील्ड का डायरेक्शन है, इस साइड में है एन से एस की ओर। अब यदि इस वायर में करंट फ्लो कराऊंगा मैं यहाँ पर, मान लो कि इसमें करंट फ्लो हो रहा है, कुछ भी मान लो आई करंट फ्लो हो रहा है। अब यदि इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है तो इस वाले वायर पर एक फोर्स एक्सर्ट करेगा, एक फोर्स यहाँ पे काम करेगा, उसका नाम होगा मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर। ध्यान रखो इस चीज को आप। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जब मूव करेंगे तो सब इलेक्ट्रॉन पे फोर्स काम करेगा, सब पे फोर्स काम करेगा तो रिजल्टेंट एक फोर्स बनेगा। और ये जो वायर है वो कुछ एंगल से डेविएट होएगा, घूम जाएगा, क्योंकि फोर्स काम कर रहा है। तो जब भी देखो इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है, इसका लेंथ मैंने एल अज्यूम कर लिया, लेंथ मैंने इसका एल मान लिया, इसमें करंट मैंने आई मान लिया, मैग्नेटिक फील्ड मैंने बी मान लिया। तो इसमें अभी एक फोर्स काम करेगा, उस फोर्स का नाम क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। अब ये फोर्स कितना होगा वो आपके नहीं है सिलेबस में, आप चाहो तो इसको आप नोट कर लो ऐसे ही एडिशनल नॉलेज के लिए। बेटा फोर्स होगा ये आई एल बी साइन थीटा, है ना। अभी आपकी ये फॉर्मूला नहीं है सिलेबस के अंदर, पहले बोल रहा हूं, बट फिर भी आप इसको याद कर सकते हो कि करंट आई मान रखा है, इसका लेंथ एल सपोज कर रखा है, मैग्नेटिक फील्ड को बी मान रखा है, और मैग्नेटिक फील्ड में और लेंथ में जो एंगल है वो अपन ने क्या मान लिया, थीटा। क्या मान लिया अपन ने, थीटा। तो अब इस वायर पे कितना फोर्स काम कर रहा है, तो उस फोर्स का वैल्यू होगा आई एल बी साइन थीटा। ये आपके लिए ऑप्शनल है, यदि आपको समझ में आए तो ही इसको याद करना, वरना बस आप इतना याद रखो कि हाँ फोर्स एक्ट करेगा। जब भी किसी वायर को जिसमें करंट फ्लो हो रहा है उसको अपन फील्ड में रखेंगे तो वहां पे फोर्स एक्सर्ट करेगा, ठीक है ना, ये आप ध्यान रखो। अब सवाल ये है कि ये फोर्स का डायरेक्शन किस साइड में होगा, फोर्स का डायरेक्शन किस साइड में होगा, ठीक है। तो आगे देखो, इसमें आप नेक्स्ट लिखो आप कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स किस साइड में होगा। तो इसके लिए आप एक ही पॉइंट ध्यान रखो, अब की बार अपन काम में लेंगे लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल। लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल नाम से मालूम पड़ रहा है कि कौन सा हैंड यहां पे काम में आएगा। अब की बार लेफ्ट हैंड। राइट हैंड कब काम में आया था, किस काम में आया था, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए। और जो लेफ्ट हैंड है वो कब काम में आएगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालने के लिए। ये भी आप ध्यान रखो। और इसमें ये फ्लेमिंग वर्ड जो है वो क्यों आ रहा है, बिकॉज साइंटिस्ट का ये नेम है। अच्छा बेटा देखो, इसमें सिंपल सा काम होगा
कि जैसे मान लो कि मैं एक काम करूँ कि मैंने ये अंगुलियाँ बना दी, मान लो थंब बना दिया यहाँ पे, है ना, अंगुली। थोड़ा सा मेरा जो ये है ना ड्राइंग मेरी बेकार है बेटा, है ना, कैसे करें इसको यार, चलो ठीक है अभी, है ना। जैसे मान लो कि ये अपना लेफ्ट हैंड मान लिया अपन ने, ठीक है। अब देखो अपनी तीनों अंगुलियों को बेटा, ये मिड फिंगर हो गया, ये इंडेक्स फिंगर हो गया और ये आपका थंब हो गया, थंब, इंडेक्स फिंगर और मिड फिंगर, इनको आपको ऐसे सेट करना है। ये होता तरीका इस रूल को काम में लेने का। अब जैसे मान लो कि कोई वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है ना, और फील्ड में रखा हुआ मान लो, तो आप ध्यान रखो बेटा कि ये जो होगा ना, ये जो आपका इंडेक्स फिंगर होगा, ये होगा मैग्नेटिक फील्ड की ओर, और ये जो होगा मिड फिंगर वो कहां पर होगा बेटा, वो होगा आपका करंट की ओर। तो जो थंब होगा ना, दैट रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ ए फोर्स। मैं यहां लिख दूं एक बार के लिए कि जो इंडेक्स फिंगर होगा ना, इंडेक्स फिंगर ये होता है करंट की ओर, और जो नहीं, इंडेक्स फिंगर होगा मैग्नेटिक फील्ड की ओर, सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड की ओर। ये तरीका होता है, नियम होता है मैग्नेटिक फील्ड की ओर। और जो मिड फिंगर होगा, मिड फिंगर वो होगा इलेक्ट्रिक करंट की ओर। तो जो थंब आपको मिलेगा, थंब रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, थंब रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये आप ध्यान रखो आप कि आपको अपने लेफ्ट हैंड की अंगुलियों को, पहली बात तो ये भी ध्यान रखो कि हमेशा कौन सा हैंड काम में आएगा, लेफ्ट हैंड, ये वाला। और अंगुलियों का आपको ऐसे अलाइन करना है पहले। अब सेट करो आप इनको। सेट क्या करना है कि इसको कहाँ सेट करना है आपको, इसको सेट करना है आपको मैग्नेटिक फील्ड की ओर, है ना, और इसको फिर मिड फिंगर को कहाँ पर, करंट की ओर। तो फिर जो बच गया थंब आपका वो कहाँ जाएगा, फोर्स की ओर, है ना। यही नियम होता है कि इफ वी सेट आर इंडेक्स फिंगर टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड एंड मिड फिंगर टुवर्ड्स करंट, देन द थंब ऑफ लेफ्ट हैंड रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। ये होता है नियम, ठीक है ना। उतार लो इसको आप, लिखवा दो इसमें आप। If we arrange index finger along magnetic field, mid finger along current, then thumb of left hand, represents direction of magnetic force, ऑलराइट। ये हो गया इसका स्टेटमेंट जो आप नोट कर सकते हो आप, है ना, इसको नोट करिए आप, ठीक है, ऑलराइट। ठीक है, तो जैसे अपन एक काम करें, है ना, ठीक है, ऑलराइट, है ना, इतना काफ़ी है। अब देखो आगे अपन बात करेंगे इसमें इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में कि इलेक्ट्रिक मोटर क्या होती है। नाम सुना होगा आपने, अपने घर में एक अप्लायंस होता है, एक डिवाइस होती है ना, जैसे पानी को ऊपर चढ़ाना होता है अपने को छत के ऊपर, तो अपन काम में लेते हैं। जैसे मान लो कोई कूलर है या कोई फैन है, वहाँ पर भी काम में ली जाती है। रेफ्रिजरेटर मान लो, है ना, इन सब में क्या काम में आता है, इलेक्ट्रिक मोटर काम में आती है। अब क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रिक मोटर का वर्किंग क्या होता है, कैसे वर्क करेगा, वो अपन इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये आप नोट कर ले, राइट। तो देखो आगे अपन बात कर रहे हैं इसमें अबाउट इलेक्ट्रिक मोटर कि इलेक्ट्रिक मोटर कैसे वर्क करता है, इसका क्या इसका प्रिंसिपल है और इसका कंस्ट्रक्शन क्या होगा, ये बातें अपन डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, ये जो टॉपिक है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट भी रहेगा, ठीक है। तो पहले अपन बात करते हैं कि ये कैसे वर्क करती है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, ऑलराइट। तो आप एक काम करो, इसको नोट करो आप कि इट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी into mechanical work. This is the root principle of this electric motor कि this convert electrical energy into mechanical energy। अच्छा, ये आपको पहले से मालूम होगा कि जो एनर्जीज जो है these are interconvertible, कि ये अपना फॉर्म चेंज करती रहती है ना। तो यहाँ पर क्या होने वाला है कि यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी है,
जो करंट है ना, वो किस में कन्वर्ट होगा, दैट विल कन्वर्ट इनटू मैकेनिकल एफर्ट्स या मैकेनिकल एनर्जीज, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखो। इसके अलावा अब बात करते हैं अपन अबाउट कंस्ट्रक्शन। इसका जो कंस्ट्रक्शन है मैंने डायग्राम ड्रॉ कर रखा है यहाँ पे ऑलरेडी, ठीक है ना, देखो इसमें आप, तो ये आप याद करें इसको। एंड नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द कंस्ट्रक्शन, कि इसका जो कंस्ट्रक्शन है इसमें कौन कौन से इसके एलिमेंट्री पार्टिकल्स है, पार्ट्स है जो इंपॉर्टेंट है, और किस पार्ट का रोल क्या है इसके अंदर ना। ऑलराइट, देखो यहाँ पर पहली बात तो यहाँ पे अपन ने दो मैग्नेट्स लिए हैं, एक एन पोल एक एस पोल, है ना। ये हॉर्सशू मैग्नेट है, एन पोल और एस पोल। अच्छा बेटा, यहाँ पर जो मैग्नेट है वो किस काम में आएगी, तो मैग्नेट से क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो यहाँ पर एक रीजन ऐसा बनेगा एन से एस के बीच में जहां पर मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना। अब इस मैग्नेटिक फील्ड का क्या रोल रहेगा यहाँ पर, किस काम में अपने आएगा, ये बाद की बात है। बट अभी आप ध्यान रखो कि इस इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर दो मैग्नेट होते हैं, एक एन पोल एक एस पोल, ठीक है ना। अच्छा बेटा, देखो ये वाला जो दिख रहा है आपको, ये आपका इलेक्ट्रिक मोटर का डायग्राम ही है, ठीक है। ऑलराइट, इसके अलावा यहां पर एक होगी, एक कॉइल होगी, एक कॉइल है ना, एक लूप होगा, दैट विल बी रेक्टेंगुलर लूप, ठीक है ना। एक लूप होगा यहां पर, यहां देखो आप यहां पर। हालांकि यदि बेटर वर्ड में इसको मैं बोलूं तो दिस इज नोन एज आर्मेचर। आर्मेचर की यदि बहुत सारे लूप हो, एक के बाद में एक, बहुत सारे टर्न्स यहां पर हो, तो बहुत सारे टर्न्स के जो कलेक्शन को अपन क्या बोलेंगे, आर्मेचर। या आप सिंपली इस पूरी थ्योरी को आसान करने के लिए आप एक सिंगल लूप यहां पे अज्यूम कर सकते हो, ठीक है ना। तो एक अपन यहां लूप लगा दिया, ठीक है ना, और इस लूप का नाम अपन ने क्या दिया, इसका नेमिंग किया अपन ने ABCD, ठीक है। अच्छा बेटा, अब ये वाला जो पार्ट है यहां जो आपको दिख रहा है, दिस इज मोस्ट कंफ्यूजिंग पार्ट। इसको समझना, इसका जो कंस्ट्रक्शन है इंटरनली वो समझना इतना आसान काम नहीं होता है, और उसको समझे बिना आपको ये समझ में भी नहीं आएगा, है ना। तो ट्राई करना इसको समझने की, ठीक है ना। अच्छा बेटा, यहां पर एक ये है, इसका आउटर सर्किट है, एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज एक्सटर्नल सर्किट। तो यहां पर एक बैटरी होगी, बैटरी की जो प्लस की पोलैरिटी मैंने यहां मेंटेन कर रखी है, बैटरी यहां पर की सर्किट को ऑन ऑफ करने के लिए एक की काम में ले रहा हूं यहां पे, और बैटरी होगा तो यहां पे करंट फ्लो करेगा, तो यहां पे करंट बनेगा। उस करंट को मैं क्या बोल रहा हूं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और कैसे भी करके, हाउएवर, है ना, कैसे भी करके मुझे उस करंट की एनर्जी को, उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करना है, एक मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है, कि मतलब कि कुछ काम हो सके। अच्छा, आपको पता होगा बेटा कि जो इलेक्ट्रिक मोटर किस काम में आती है, जैसे मान लो कि ये फैन है, इस फैन में क्या लगी हुई है, इलेक्ट्रिक मोटर है यहाँ पर, तो घूम रहा है, फैन घूम रहा है, तो फैन को जो घुमाने का जो काम है, जो मैकेनिकल एफर्ट है, वो कौन करवा पा रहा है, इलेक्ट्रिक मोटर। क्योंकि मोटर में करंट जा रहा है बाहर से, इलेक्ट्रिक करंट को उसने गेन किया, इलेक्ट्रिक करंट को उसने कन्वर्ट किया किसमें, मैकेनिकल वर्क के अंदर। तो वही कुछ अपन करने जा रहे हैं अपन यहाँ पर। तो मैंने पहले इसको ये करंट दिया, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ऑलराइट, इसके बाद में देखो बेटा, यहां वाला जो कंस्ट्रक्शन है उसको बहुत ढंग से पढ़ना आप। यहां पे मैंने दो मेटेलिक ब्रशेस काम में ली है, एक ब्रश मान लो ऐसी कुछ, है ना, एक पट्टी मान लो आप सिंपल सी, ये कंडक्टिंग ब्रशेज है या मेटेलिक ब्रशेज है ना, ब्रश मान लो ना, एक प्लेट सी है यहाँ पर, वो हमेशा स्टेशनरी होगी, वो हमेशा रेस्ट के ऊपर रहेगी, वो मूव नहीं करेगी। तो वो अपन ने ऐसे ब्रश लगा दी यहाँ पे, एक यहाँ लगा दी X और एक यहाँ Y। तो दो अपन ने ब्रशेज काम में लिए, दिस विल बी स्टेशनरी ऑल द टाइम। इसके अलावा इनका नेमिंग क्या किया अपन ने, X एंड Y। तो ये जो बाहर जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला एक छोटा सा यहाँ पर एक ये वाला, ये ब्रशेज है जो टच कर रखी है, उसको ध्यान रखो। अभी आप ओनली इसका जो कंस्ट्रक्शन है उस पर ध्यान देगा, वर्किंग इसकी आसान है बेटा। वर्किंग समझाने के लिए आई विल टुक एटलीस्ट 5 मिनट ओनली ना, तो 5 मिनट में अपन कर देंगे वो चीजें, बट उससे पहले जो कंस्ट्रक्शन है वो काफी इंपॉर्टेंट इसका है। अच्छा, इसके अलावा यहां पर एक एक्सल होगा, एक्सल घूमेगा ना, जैसे फैन घूम रहा है तो फैन में एक्सल होता ना, है ना, फैन घूम रहा है तो फैन में एक्सल होगा, एक्सल घूमेगा पहले। तो जिसको अपन घुमाना चाह रहे हैं ना, वो अपने यहां लगा दिया, एक्सल लगा दिया, सिलेंड्रिकल एक्सल लगा दिया, सिलेंड्रिकल एक्सल लगा दिया। इस लूप ABCD से A से कनेक्शन मैंने यहां कर दिया, और D वाले पार्ट को मैं यहां ले गया वायर की हेल्प से। ये कंडक्टिंग वायर है, यहां पे करंट फ्लो करेगा, तो मैं इसको यहां ले आया। और देखो बेटा, इस ब्रश के बीच में, ब्रश और इस एक्सल के बीच में एक और आपको दिख रहा होगा, एक हाफ रिंग दिख रही है, वो हाफ रिंग, इसको अपन बोलते हैं सेमी सर्कुलर रिंग, है ना। दो रिंग है ऐसी है ना, जिसमें डायग्राम बनाऊं यहां पर, ऐसा कुछ, ऐसे एक रिंग यहां पर है, और एक ही रिंग इस साइड में भी है, और वो दोनों जो रिंग्स है, हाफ रिंग जो है, वो एक्सल के ऊपर अपन ने अटैच कर रखी है ना, टाइट कर रखी है अपन ने। ध्यान देना इसके ऊपर आप, कि दो हाफ रिंग है, एक रिंग ये वाली मान ली, एक अपन ने यहां मान ली अपन ने, और इन दोनों के बीच में क्या है, अपना एक्सल है जो घूमने वाला है, मैकेनिकल वर्क करने वाला है, तो वो अपन ने यहां लगा दिया। इन रिंग्स की खास बात ये होती है कि इन रिंग का जो इनर सरफेस है, जो इनर सरफेस है वो क्या होगा आपका, दैट विल बी इंसुलेटिंग।
इंसुलेटर, जिससे करंट उसमें डिस्टर्ब नहीं होगा और जो आउटर सरफेस है वो कंडक्टिंग होगी, जो करंट को कैरी ऑन कर पाएगी, है ना। ये आपको आए तो सही है, वरना कोई दिक्कत नहीं है ना। और इनके बीच में क्या है, एक एक्सल भी है, ये एक्सल है आर पार पूरा, ठीक है ना। और उस एक्सल को अपने को घुमाना है, एक्सल घूम गया तो आप भले यहाँ पे एक फैन अटैच कर दो तो फैन भी घूम जाएगा, है ना। तो बाकी तो काम कर लेंगे अपन, बस आपका मेन टारगेट क्या है कि एक्सल कैसे भी घूमे। ये एक्सल घूमेगा, इसका मतलब क्या है, मैकेनिकल वर्क हो रहा है, और वो कहां से हो रहा है, करंट से हो रहा है। और ये अपन ने करंट आई यहां पर अज्यूम कर लिया। दिस इज नोन एज कंप्लीट कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, जो आपको समझ में आना चाहिए। इसको नोट करें एक बार आप, और मैं देखता हूं, देखिए आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा, विजिबिलिटी, ऑलराइट, वेरी गुड, है ना। जो नेमिंग है ध्यान रखो बेटा, इनको अपन बोल सकते हैं स्प्लिट रिंग। दो टूटी हुई रिंग है बेटा, ये स्प्लिट है यहाँ पे ना, ऐसे कंप्लीट रिंग नहीं है। अब दो, जैसे मान लो कि अपन ने दो रिंग लेके, अब ना लेके अपन ने एक रिंग क्यों नहीं ली यहाँ पे काम में, इसका भी रीजन अभी आपको मालूम पड़ेगा, है ना। तो दो रिंग है यहाँ पर, इनका नाम क्या था, स्प्लिट रिंग। ये एक्सेल हो गया, ये दो ब्रशेज हो गई, ये आपकी कोयल हो गई। कोयल को अपन यहाँ से कनेक्ट कर रहे हैं इससे, और कोयल को कहाँ रखा हुआ है, दो मैग्नेट के बीच में, एन पोल और एस पोल के बीच में। बाकी ये सर्किट तो आसान ही है। तो दिस इज ऑल अबाउट कंस्ट्रक्शन, ये आप नोट कर ले, ठीक है ना, नोट करो इसको आप। अब बात करेंगे अपन इसकी वर्किंग के बारे में कि कैसे ये एक्सेल घूमेगा, है ना। कैसे भी करके अपने को इस एक्सेल को घुमाना है बेटा, एक्सेल को घुमाना है। तो अब जो इसका मेन पार्ट है, लास्ट स्टेज है, वो इसकी वर्किंग है कि कैसे ये घूमेगा, वर्किंग समझो इस चीज को ना आप। वर्किंग समझने के लिए अभी अपन ने पहले बात की थी कि जब भी कोई एक कंडक्टिंग वायर जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, उसको यदि अपन मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस वायर के ऊपर एक फोर्स एक्ट करता है। ये बात अपन ने कर रखी है अभी। और फोर्स निकालने के लिए अपन ने पढ़ रखा है लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल, है ना। और आपको मैं याद दिलाऊं कि ये जो आपकी अंगुली होगी, ये बेटा किस साइड में होगी, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड की ओर होगी। जो आपका मिड फिंगर है वो कहां पर होगा, वो करंट के अलोंग होगा। तो जो थंब जो होगा दैट रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, ये अपन ने बात कर रखी है आज ही, है ना। उसी चीज को, उसी कॉन्सेप्ट को यहां पर काम में लिया जाएगा, और उसकी हेल्प से अपन इस आर्मेचर को, इस कोयल को घुमाएंगे। और कोयल को घुमाएंगे तो कोयल से कौन अटैच है यहाँ पे, एक्सल। एक्सल भी घूमेगा, एक्सल घूम गया तो अपना काम ही हो गया, है ना। तो इसका जो बेसिक जो रूट कोज है वो यही होता है कि अपन ने जो पढ़ रखा है पहले, वो यहाँ पे काम में आएगा। उसी का ये एप्लीकेशन है, उसी का ये एप्लीकेशन है कि जब भी किसी, है ना, कंडक्टिंग वायर में जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, उसको यदि अपन मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस वायर पे एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है। उस फोर्स की वजह से ये कोयल घूमेगा तो आपका एक्सेल भी घूम जाएगा, है ना। देखते हैं इसको अपन डिटेल में अब, ऑलराइट। चलो बेटा, अब देखो ये करंट मान लो यहाँ से पास हो रहा है, ठीक है। करंट यहाँ से पास हुआ, करंट यहाँ तक पहुंच गया, एक्स तक पहुंच गया, है ना। एक्स में पहुंच के करंट कहां पर, ये जो आपकी ये रिंग्स है ना, वो इस एक्सल के साथ में अटैच है। यदि एक्सेल घूमेगा तो रिंग भी घूम जाएगी, बट ब्रशेज नहीं घूमेगी, ब्रशेज अलग से अटैच हो रखी है। ध्यान रखो बेटा, ब्रशेज जो है दीज आर स्टेशनरी, वो नहीं घूमने वाली, वो फिक्स है। बट यदि आपका एक्सेल घूमेगा तो एक्सेल के घूमने के साथ साथ जो आपका जो रिंग्स है वो भी इसमें रोटेट कर जाएगी। ये भी बात आप इसमें ध्यान रखिए। चलो आगे देखो, इसमें आप जब करंट यहां से पास हुआ, करंट यहां पर गया, करंट यहां पर आके करंट इस ब्रशेज की हेल्प से रिंग में पहुंच गया, रिंग की आउटर सरफेस के ऊपर, है ना। और उसके बाद में इस रिंग से होते हुए वो इस वायर में, ये कंडक्टिंग वायर है बेटा। अच्छा, ये जो करंट है वो रिंग से एक्सेल में नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा? इसी के लिए तो अपन ने कहा था कि रिंग का जो इनर पोर्शन है वो नॉन कंडक्टिंग है, वो इंसुलेटर है, वो करंट को अलाउ नहीं करेगा। तो करंट को कहां जाना पड़ेगा, जहां रास्ता मिलेगा वहां जाएगा। तो ये करंट जो होगा यहां से ऐसे मूव करेगा, ऐसे करंट मूव करेगा आप इस साइड में, और ऐसे करंट घूम के करंट यहां से यहां घूमेगा वापस से, और वापस से ऐसे पहुंच के इस ब्रश की हेल्प से वापस से इसमें एंटर मार जाएगा। तो दिस इज अ कंप्लीट करंट डिस्ट्रीब्यूशन, कि करंट कहां कहां कैसे कैसे यहां पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो अपन ने देख लिया, ऑलराइट। अच्छा बेटा, अब करंट यहां पर इस टाइम पर ऐसे है, करंट मान लो अभी इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ऑलराइट। अब करंट इसमें ऐसे है, करंट फिर बाद में ऐसे घूम के यहां भी आएगा, करंट ऐसे वापस से इसमें एंटर मारेगा। अब बेटा एक बार थोड़ा बहुत आप ध्यान रखिए कि इसका जो ओरिएंटेशन है वो देखो आप, कि यहां पर एक एन पोल मान लो आप मैग्नेट का, यहां पे अपन ने एस पोल मान लिया। तो मैग्नेटिक फील्ड कहां से कहां सेटअप होता है, एन पोल से एस पोल की ओर। तो मैग्नेटिक फील्ड कहां बन गया, यहां पर। इस मैग्नेटिक फील्ड में एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में अपन ने एक रिंग रखी हुई है, ऐसी एक ये रिंग है, ये वाला रिंग क्या, लूप ABCD, और उसको अपन यहां पे जोड़ रखा है।
तो इसका जो ओरिएंटेशन वो ऐसा बना रखा है अपने कि ये आपकी जो लूप है वो आपकी ऐसे रखी हुई है। अच्छा, आप ध्यान दो, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से कहाँ, एन से एस की ओर। तो मैं एक बार दिखा दूं यहाँ पे कि ये आपका है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एन से एस की ओर, और यहाँ लूप रखा हुआ है। तो अब इस लूप में, इस वायर में, इस लूप को मैं 2 पार्ट में या 4 पार्ट में तोड़ दूंगा। ये ए बी पार्ट, बी सी पार्ट, सी डी पार्ट और बाकी ये वाला पार्ट, है ना। आप बताओ कि इस पार्ट ए बी पर फोर्स किस साइड काम करेगा, क्योंकि अब वो कॉन्सेप्ट काम में आने वाला है जो अपन ने पहले पढ़ रखा है कि इस वायर ए बी के ऊपर फोर्स किस साइड काम करेगा। उसके लिए यू हैव टू गो थ्रू लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल। उसके लिए आप इस हाथ को ऐसे अलाइन कर लीजिए और देखो बेटा इसमें आप मैग्नेटिक फील्ड किस साइड में है। मैग्नेटिक फील्ड बेटा आपका है ना, मैग्नेटिक फील्ड आपका ऐसे ना, एन से एस, यहाँ पे एन पोल है, यहाँ पे एस पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस साइड में, मैग्नेटिक फील्ड साइड। इसके अलावा जो, एक मिनट ना, मैग्नेटिक फील्ड में ये फिंगर हो जाएगा आपका, जो मिड फिंगर होगा वो बेटा कहाँ होगा, वो करंट के अलोंग होगा। तो करंट अपना इस साइड में है, ऑल राइट। हाँ, अब देखो इसमें बड़ा मुश्किल से लग रहा होगा ना, तो बेटा करंट ऐसे है। अब बिना विजुअलाइजेशन के आपको समझ में नहीं आएगा कि ये आपका लूप ऐसे रखा हुआ है और ये मैग्नेट यहाँ रखे हुए हैं, तो फील्ड आपका ऐसे हो गया और करंट आपका ऐसे इस साइड में, क्योंकि ये जो फिंगर है, इंडेक्स फिंगर, वो किसके लिए होती है, ये होती है मैग्नेटिक फील्ड के लिए। और जो आपका ये थंब जो है, जो मिड फिंगर है, वो किसके, करंट के लिए। तो करंट अंदर की ओर जा रहा है ना, इस वायर ए बी में करंट अंदर की ओर जा रहा है ऐसे, तो फोर्स कहाँ काम किया गया, नीचे। तो फोर्स कहाँ बन रहा है, नीचे। तो इस वाले ए बी के ऊपर फोर्स कहाँ बना, नीचे बन गया। आप ट्राई करो कि फोर्स सी डी पे कहाँ बनेगा, सेम नियम से, सेम रूल से। तो सी डी के ऊपर जो फोर्स आएगा वो ऊपर की ओर आएगा, मतलब कि इस लूप पर, जैसे मान लो कि अपन एक लूप मान ले यहाँ पर, तो इस वाले पार्ट पे फोर्स नीचे काम करा, इस वाले पे फोर्स ऊपर काम करा, तो यहाँ पे टॉर्क बनेगा। टॉर्क से आपकी ये जो कॉइल है घूम जाएगी, ऐसे घूमेगी, और कॉइल घूमेगी। यदि पूरा ये आर्मेचर घूमेगा तो आर्मेचर के साथ में ये एक्सेल भी फिक्स कर रखा है अपन ने, तो ये आपका एक्सेल भी यहाँ पर घूम जाएगा। ये रिंग भी घूमेगी, नो डाउट, बट ये जो ब्रशेज है वो सेम रहेगी। तो ऐसा फोर्स लगने से ये जो पार्ट है उस पर फोर्स नीचे काम करा, इस वाले पार्ट सीडी के ऊपर फोर्स ऊपर काम करा, तो ये ऐसे घूमेगी, है ना, ऐसे क्लॉकवाइज। मेरे हिसाब से कैसे, क्लॉकवाइज। आपके हिसाब से उल्टा हो गया होगा, ऐसे घूमेगी, है ना। और मान लो कि अभी ये पार्ट आपका ए बी यहाँ था और सी डी यहाँ पर था, तो ए बी घूम के ऐसे यहाँ आएगा और सी डी यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा। तो जहाँ पर अभी ए बी है वहाँ कुछ देर बाद में, या मैं आपको ये बोलूँ कि आफ्टर हाफ रिवोल्यूशन, हाफ साइकिल के बाद में ये सी डी वहाँ आ जाएगा, है ना। अच्छा बेटा, अभी घूम रहा है, अब ये घूम रहा है पूरा, तो इससे कौन अटैच है, एक्सेल। एक्सेल भी घूम रहा होगा, एक्सेल घूम गया तो मेरा काम ही हो गया। एक्सेल घूम गया तो मैं क्या बोलूंगा कि मैकेनिकल वर्क तो हो चुका है ना, हो गया। अच्छा देखो बेटा, यहाँ पर एक और चीज समझने की ये है कि जब ये घूमेगा तो कुछ देर बाद में, आफ्टर हाफ रिवोल्यूशन, आफ्टर हाफ साइकिल, ये आपका जो रिंग है, इस रिंग को मैं पी बोल दूं क्या बेटा, पी रिंग है, और जो ये वाला रिंग है वो अपने क्यू मान लिया। आफ्टर हाफ रिवोल्यूशन जो आपका पी रिंग है वो ब्रश एक्स को छोड़ के वाई के ऊपर आ जाएगा, क्योंकि एक्सेल घूम गया ना आधा। एक्सेल घूमेगा तो आपका ब्रश भी घूम रहा होगा, क्योंकि ब्रश एक्सेल से, नहीं ब्रश नहीं, जो रिंग है वो एक्सेल से अटैच है आपका, तो ये यहां आ जाएगा। अब यदि ये आपका जो पी रिंग है वो अभी तो एक्स से था, बट आफ्टर हाफ रिवोल्यूशन जो आपका रिंग पी है वो किससे जुड़ जाएगा, वाई से आके, और जो रिंग क्यू है वो कहां से, एक्स से आके। अच्छा बेटा, अब यदि ये यहां पर आ जाएगा तो सोचना आप कि अब करंट कहां, किस में मूव कर रहा होगा, करंट का डायरेक्शन यहां पे रिवर्स हो जाएगा। देखो कैसे आप, कि थोड़ी देर बाद देखो, अभी देखो करंट ऐसे मूव कर रहा था इसमें, लेकिन जब ये ही रिंग यहां आ जाएगी तो करंट, तो बैटरी तो सेम फ्लो कराएगी आई, बट अब की बार ये करंट आई जो है वो कहां से एंटर मारेगा, इस वाली से एंटर मारेगा और फिर घूम के आएगा। लेकिन फिर भी उस केस में अभी जो फोर्स एक्ट करेगा, दोबारा से फोर्स जो एक्ट करेगा वो ऐसे एक्ट करेगा, और इसीलिए ये आपका जो पूरा आर्मेचर जो है वो कॉन्टिन्यूसली बहुत देर तक लगातार घूमता रहेगा। ऐसे आर्मेचर घूम रहा है, कोयल घूम रही है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आपका जो पूरा सिस्टम है जो एक्सेल, वो भी आपका इसमें घूम पाएगा, है ना, घूम पाएगा। तो भले डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स हो रही है हाफ साइकिल के बाद में, बट फिर भी उस कॉइल पे फोर्स काम करेगा वैसे जैसे पहले काम कर रहा था। फोर्स वैसे ही काम करने से लगातार आपकी जो कॉइल है, जो आर्मेचर है, वो घूमती रहेगी, और आर्मेचर घूमने से, कॉइल घूमने से जो एक्सेल है वो भी इसमें घूमता रहेगा। दिस इज कंप्लीट इट्स वर्किंग, इट्स ए वर्किंग। कुछ की पॉइंट ध्यान रख लो इसके आप, कि इसमें ब्रशेज स्टेशनरी है और जो आपकी रिंग्स है वो अटैच्ड है एक्सेल से, और ये एक्सेल है ना इससे अटैच हो रखी है। जब ये घूमेगी, एक्सेल घूमेगा, रिंग घूमेगी,
तो रिंग अपनी घूम घूम के जो पोजीशन चेंज कर रही है, इसीलिए इस लूप में करंट कई बार ऐसे मूव करेगा, बट उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपका ये रिंग घूमता रहेगा और उससे ये आप ब्रशेस जो अक्सर हो इसमें घूमता रहेगा। दिस इज द वर्किंग ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर, जो आपको याद करनी है। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन, फॉर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। ध्यान रखो इसको आप। इलेक्ट्रिक मोटर एक ऐसा डिवाइस होता है, इसके तीनों पार्ट अपन ने पढ़ लिए, प्रिंसिपल पढ़ लिया, इसका जो कंस्ट्रक्शन वो दिख रहा है आपको वो पढ़ लिया, और वर्किंग मैंने आपको पूरी एक्सप्लेन कर दी डिटेल में, है ना। वर्किंग जो जितनी इसकी पॉसिबल थी बहुत सही से मैंने आपको बता दिया कि इसकी वर्किंग क्या होती है, ठीक है ना। ये आप नोट कर ले, ऑलराइट। और लास्ट में अपन देखते हैं कि इसके यूजेस क्या है। यूजेस के बहुत सारे हैं, इसके यूजेस बहुत सारे हैं। जो भी डिवाइसेस अपन देखते हैं, जैसे मान लो कि इलेक्ट्रिक फैन हो गया, है ना, फैन हो गया, इसके अलावा रेफ्रिजरेटर हो गया, सब में काम में आ गया बेटा, ये सब में होता है। रेफ्रिजरेटर हो गया, है ना। इसके अलावा MP3 प्लेयर हो गया। MP3 प्लेयर आपने देखा होगा ना कि जब अपन कोई डिस्क लगा के अपन गाने चलाते हैं, अपन गाने बजाते हैं अपन, तो एक डिस्क वहाँ घूमती रहती है, उसको घुमाने के लिए भी ऐसा ही कुछ मोटर वहाँ पे अपन काम में लेते हैं। हालांकि उस मोटर का साइज छोटा होता है ना, अकॉर्डिंग टू आर, है ना, डिजायर, इसका साइज छोटा बड़ा हो सकता है ना। जैसे रेफ्रिजरेटर में छोटी आती है, इसमें और छोटी आती है, फैन में कुछ बड़ी आती है ना। तो दीज आर दी यूजेस, जो और भी बहुत सारे हो सकते हैं बट इतने काफ़ी हैं। ऑलराइट, देखो बिफोर स्टार्टिंग इलेक्ट्रिक जनरेटर, पहले अपन एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, उसका नाम रहेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। अच्छा देखो पहले ये पढ़ेंगे अपन, क्योंकि जो जनरेटर जो होगा ना, जो इलेक्ट्रिक जनरेटर होगा, उस जनरेटर की जो वर्किंग जो है ना, उसका जो प्रिंसिपल है दैट इज सिंपली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो पहले अपन ये पढ़ते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है, और बाद में इसको यूज करके ही जो आपका जनरेटर है वो वर्क करने वाला है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो पहली बात तो इस फिनोमिना को, इस नए कॉन्सेप्ट को जो सबसे पहले डिस्कवर किया, जिसने ऑब्जर्व किया, उसका नाम है मिचेल फैराडे या माइकल फैराडे, जो भी आप बोलना चाहो, माइकल फैराडे, ये साइंटिस्ट का बड़ा नाम है ये, है ना। तो जो पूरा ये इंडक्शन का जो फिनोमिना है, दैट इज प्रपोज्ड बाय माइकल फैराडे। माइकल फैराडे एक साइंटिस्ट का नाम है, उसने कुछ डिस्कवर किया, उसने कुछ ऑब्जर्व किया, है ना। देखो अपन बात करते हैं कि क्या उन्होंने ऑब्जर्व किया, ठीक है ना। देखो उनके अकॉर्डिंग ये हुआ कि जब भी कोई कंडक्टर जो है वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा, है ना। जैसे मान लो कि अपन एक काम करें कि यहाँ पर मान लो कि ये N पोल है, ये मान लो S पोल है, ये मान लो S पोल है, ठीक है ना। और जब कोई कंडक्टर मान लो कि ये अपन एक लूप मान लिया, ठीक है ना, अपन ये लूप मान लिया, ठीक है। इस लूप को मैं जब यहाँ पर घुमाऊंगा, इसके अंदर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से कहाँ पर होगा, N से S की ओर होगा मैग्नेटिक फील्ड ना, ये आपका है मैग्नेटिक फील्ड है। अब जब मैं इस कंडक्टर को इस फील्ड के अंदर घुमाऊंगा, ऐसे घुमाऊंगा, जब ये कंडक्टर मूव करेगा, मोशन करेगा, उस टाइम पर यहाँ पर इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक करंट बनता है अपने आप, है ना। ये एक नई कहानी हो गई बेटा। देखो आप याद करो, अब तक अपन ये पढ़ रहे थे कि जब भी किसी, एक मिनट ना, कि जब भी किसी लूप में करंट फ्लो होगा तो वहां पे क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, वहां मैग्नेटिक इफेक्ट बनेगा। अब उल्टा हो रहा है कि जब भी कोई मैग्नेट या कोई कंडक्टर, जब कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में खुद मूव करेगा तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनेगा, दोबारा देखो बेटा, ये कहानी अलग थी। इसमें करंट की वजह से क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है, और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या बनेगा, करंट बनेगा। जस्ट रिवर्स कहानी है। तो इस चैप्टर में जो अब तक अपन ने पढ़ा है उसका जस्ट रिवर्स जो कॉन्सेप्ट है, जो सोच है, अपन देख रहे हैं यहाँ पर कि जब भी कोई कंडक्टर जो होगा वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा, मोशन करेगा, तो उस टाइम पर उस कंडक्टर के अंदर एक करंट बनेगा, उसका नाम क्या होगा, इंड्यूस करंट। क्योंकि वो करंट इंड्यूस अपने आप हुआ है ना, तो उसका नाम क्या होगा, इंड्यूस करंट। और इस पूरे फिनोमिना का नाम क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मतलब कि मैग्नेट में कंडक्टर के मूव करने से इलेक्ट्रिसिटी का इंड्यूस होना, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, है ना। इसके अलावा उसने, फैराडे ने यह भी कहा कि यदि अपन किसी कंडक्टर को चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड रखते हैं, जैसे मान लो कि यहाँ का जो मैग्नेटिक फील्ड है, मान लो चेंजिंग है, वेरिएबल है, कि मान लो अभी 5 टेस्ला है, फिर 6 मान लिया, 7 मान लिया, तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में यदि अपन किसी कंडक्टर को रखेंगे,
तो भी वहां पे उस कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होगी, एक करंट वहां पे इंड्यूस होगा, है ना। तो पहली बात तो ये बेटा कि इसका आप समझे कि जो अपन अब तक पढ़ते आ रहे हैं उसका जस्ट रिवर्स जो कॉन्सेप्ट है वो अपन अब पढ़ने वाले हैं आगे, है ना। और जो इलेक्ट्रिक जनरेटर जो डिवाइस है वो भी किस पे काम करेगी, इसी कॉन्सेप्ट पे काम करेगी। एंड जो सब कुछ ये पूरी जो फिनोमिना है, जो पूरी कहानी है, दैट इज प्रपोज्ड बाय माइकल फैराडे, माइकल फैराडे, है ना। तो ये आप नोट करें और मैं इसको लिखवा रहा हूं आपको। when a conductor moves in magnetic field, then there is an electric current, in conductor, all right. This phenomena is called इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI। और मैं आपको बताऊं बेटा इसमें कि 12th क्लास में आपके सेपरेटली एक चैप्टर भी होगा, है ना। ये चैप्टर होगा EMI, उसका नाम भी ये होगा EMI, ठीक है ना। वहां अपन और भी इसको पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है ना। तो व्हेन अ करंट कंडक्टर मूव्स इन ए मैग्नेटिक फील्ड देन देयर इज एन इलेक्ट्रिक करंट इन दैट कंडक्टर, है ना। एंड दिस फिनोमिना कि ऐसा करंट बन जाना अपने आप, क्योंकि देखो करंट किससे बनता है, बैटरी से करंट बनता है। बट अब की बार बैटरी अपन ने अप्लाई की ही नहीं है, अपन ओनली एक फील्ड के अंदर एक कंडक्टर को मूव करवा रहे हैं, वो मूव करवाने मात्र से ही वहां पे करंट बन रहा है। तो इस पूरी कहानी का, इस पूरे प्रोडक्शन का नाम क्या होगा, EMI। और इसके अलावा जो करंट इंड्यूस हुआ है, जो करंट वहां सेट हुआ है, उस करंट का भी एक अलग से नाम होता है, उसको बोलेंगे अपन इंड्यूस करंट, है ना। तो आगे आप ये लिखो, एंड दिस करंट is called induced current, ठीक है बेटा। तो पहली बात तो आपको ये बात आपको डाइजेस्ट करनी पड़ेगी कि ऐसा होता है ना। ये जो पहले पढ़ते आ रहे थे उसका रिवर्स कहानी पढ़ रहे हैं अपन अब यहाँ पे ना, ऐसा होता है। दिस करंट इज कॉल्ड इंड्यूस करंट। इसके अलावा लास्ट पॉइंट वो लिख लो कि दिस फिनोमिना is observed by Michael Faraday, ठीक है ना। ये आप नोट कर लेती कहानी इसके बारे में। और थोड़ा बहुत यहाँ अपन बात करने वाले हैं कि जो आपका इंड्यूस करंट बनेगा, है ना, वो किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। जैसे मान लो कि एक मैंने यहाँ पे लूप मान लिया, है ना, और एक मैंने यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया यहाँ पर। अब यदि मैं इस लूप को, इस कंडक्टर को मैं यहाँ घुमाऊंगा, ऐसे मूव कराऊंगा, मोशन कराऊंगा, तो वहां पे करंट तो बनेगा। क्यों करंट बनेगा, अभी अपन ने बात कर ली। अब वो करंट क्लॉकवाइज मूव करेगा या एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा, उसके लिए एक नियम पढ़ेंगे अपन, उसका नाम होगा राइट हैंड फ्लेमिंग रूल। दोबारा बोल रहा हूं, पहले अपन ने पढ़ रखा है लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल, वो फोर्स निकालने के लिए काम में आ रहा था। हर एक नियम का अपना अपना इंपॉर्टेंस है, अपनी अपनी जगह है बेटा। यहां अपन बात कर रहे हैं कि जो इंड्यूस करंट बनेगा, इलेक्ट्रिक करंट बनेगा लूप के अंदर, ऐसा होने से उस करंट का डायरेक्शन क्या होगा, वो कैसे मूव करे, कैसे फ्लो करेगा, उसके लिए वी आर यूजिंग ए न्यू रूल दैट इज राइट हैंड फ्लेमिंग रूल, ठीक है ना। तो ये आप नोट कर ले, और आगे अपन बात करेंगे इसमें राइट हैंड फ्लेमिंग रूल के बारे में, ठीक है ना। और उसको पढ़ने के बाद में फिर अपन बात करेंगे इलेक्ट्रिक जनरेटर के बारे में, फाइनली, है ना। तो आगे देखो आप, राइट हैंड फ्लेमिंग रूल। इसका पहला पॉइंट आप ये लिखो इसमें कि इट इज यूज्ड टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, इंड्यूस्ड करंट, है ना। ये इस काम में आएगा।
क्योंकि बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि पहले अपन ने बात कर रखी है लेफ्ट हैंड थंब रूल, फिर लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल, और अब कौन सी बात कर रहे हैं, राइट हैंड फ्लेमिंग रूल। तो कौन सा रूल कहाँ काम में और किस काम में आएगा, ये भी बात आप ढंग से ध्यान रखिए इस चीज़ का ना, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिखवा दिया आपको। अब बात करते हैं कि ये कैसे वर्क करेगा और कैसे अपने को मालूम पड़ेगा, कैसे अपने को इसमें मालूम पड़ेगा, ठीक है ना। चलो, जैसे देखो इसमें आपको आपका जो राइट हैंड है वो काम में लेना है, और राइट हैंड को आपको ऐसे ओपन कर लेना है। जैसे देखो बेटा, जैसे अपन ने अभी ऐसे किया था इसके अंदर, लेफ्ट हैंड के अंदर ऐसे कुछ है ना, ये इंडेक्स फिंगर हो गया, ये आपका मिड फिंगर हो गया, और ये आपका थंब हो गया। उसी प्रकार से आपको अपने राइट हैंड को भी ऐसे अरेंज करना है कि ये आपका इंडेक्स फिंगर हो गया, ये आपका थंब हो गया, और ये आपका मिड फिंगर हो गया, ठीक है ना। ऑल राइट, है ना। अच्छा बेटा, अब देखो ये क्या बोलता है कि इफ वी अरेंज आर right hand in such a way that index finger represent magnetic field, index finger represent magnetic field, and mid finger represent सॉरी, इसमें आप करो थंब represent motion of a conductor, and then mid finger represent direction of induced current, ये है राइट हैंड फ्लेमिंग रूल फॉर इंड्यूस करंट। इसमें दो चीजों को आपको पहले से सेट करना पड़ेगा। किस किस को, आपके इंडेक्स फिंगर को किस साइड में, अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड, और जो आपका थंब जो है वो किस साइड में, अलोंग द मोशन ऑफ कंडक्टर, कि आपका कंडक्टर जो वायर है वो कैसे मूव कर रहा है, अप डाउन कहाँ मूव कर रहा है। तो इन दोनों बातों को आपको पहले अरेंज करना है, सेट करना है, और ऐसा अरेंज करने के बाद में जिस साइड में आपका मिड फिंगर आ जाएगा ना, वो क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। तो आपको इन दोनों अंगुलियों को, इंडेक्स फिंगर को और थंब को आपको पहले अरेंज करना है ना। तो उसके बाद में ये जो अरेंजमेंट होगा, जो ये डायरेक्शन जो होगी इसकी मिड फिंगर की, दैट गिव्स यू डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। ये ध्यान रखो बेटा, इसको यूज करके ही अपन डायरेक्शन निकाल पाएंगे, ये आप नोट कर ले। राइट, तो देखो आगे अपन बात करेंगे इसमें अबाउट इलेक्ट्रिक जनरेटर, ठीक है ना। तो पहले इसकी अपन 3 पार्ट करेंगे इसको समझने के लिए। पहले अपन बात करेंगे अबाउट प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर, कि किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। इसके अलावा सेकंड अपन बात करेंगे इसके अंदर कि इसका जो कंस्ट्रक्शन है, इसका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो कैसे होगा। एंड थर्ड बात करेंगे अपन यहाँ पे इसकी वर्किंग के बारे में, जैसे अपन ने इलेक्ट्रिक मोटर में किया था। तो वही अपन 3 पार्ट में इसको अपन यहाँ पे क्लासिफाइड कर रहे हैं। तो पहले अपन बात करते हैं इसमें अबाउट प्रिंसिपल, इसका प्रिंसिपल क्या होगा, ठीक है। इसका प्रिंसिपल क्या होगा, इसका जो प्रिंसिपल होगा दैट इज जस्ट रिवर्स ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर। इसका जो प्रिंसिपल होगा दैट विल बी जस्ट रिवर्स ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर, जो अपन ने पहले पढ़ रखा है। देखो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर जो मैकेनिकल एनर्जी है ना, दैट कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना। काफी आसान है याद रखने में, जो पहले अपन ने पढ़ा उसका उल्टा कर दो आप, है ना। तो इट कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी into इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है ना। तो ये होगा इसका प्रिंसिपल, इसका रूट प्रिंसिपल, है ना, कि यहाँ पर मैकेनिकल वर्क करेंगे अपन, और मैकेनिकल वर्क करवा के अपन एक इलेक्ट्रिक करंट वहां पे अपन जनरेट करेंगे, है ना। ऑलराइट, तो यही काम होता है जनरेटर का, कि इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट करना, है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट करना किसकी हेल्प से, थ्रू हेल्प ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ऑलराइट, तो ये आप नोट करें प्रिंसिपल के बारे में। आगे अपन बात करेंगे इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में, और फिर से बताऊं मैं आपको कि इसका जो कंस्ट्रक्शन है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना। और ये पॉइंट जो अपन पढ़ रहे हैं, आज टॉपिक जो पढ़ रहे हैं, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो आप ध्यान रखें उसको आप।
अब बात करें अपन अबाउट कंस्ट्रक्शन। इसका कंस्ट्रक्शन दिखने में काफी सिमिलर लग रहा होगा आपको, है ना, टू इलेक्ट्रिक मोटर, बट बहुत सारा यहाँ फर्क होता है। देखो फर्क कहाँ पर होगा, देखो यहाँ पर दो अपन ने मैग्नेट तो एक ही है बेटा, एन पोल एस पोल लिया अपन ने। मैग्नेट से क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। मैग्नेटिक फील्ड का क्या यूज होगा वो बाद की बात है ना। तो मैग्नेट से क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ऑलराइट, इसके बाद में अपन ने फिर से एक कोयल ली यहाँ पर, उस कोयल का अपन नेमिंग कर लिया, नाम दिया उसको अपन ने ABCD, है ना, उस कोयल को। और उस कोयल को अपन ने कहाँ अटैच कर दिया, यहाँ पर। बेटा यहाँ पर फिर से एक एक्सल है, एक सिलेंड्रिकल शाफ्ट है ना, एक्सल है। अच्छा अब देखो बेटा यहाँ पर, अब ध्यान रखिए इसमें जो सबसे मेन चीज ये है इसमें कि ये जो वायर है वो B1 तक पहुंच रहा है, और ये वायर जो है डायरेक्टली B1 पे ना पहुंच के यहाँ इस रिंग पे ना पहुंच के डायरेक्टली कहाँ जा रहा है, इसके ऊपर आ रहा है। इनमें यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है इस वायर का, इस वायर का यहाँ कोई कनेक्शन नहीं है, ये बिल्कुल सेपरेटली अलग से यहाँ पहुंच गया, है ना। तो एक्सल लगा दिया अपन यहाँ पर। फिर देखो यहाँ पर दो रिंग काम में ली अपन ने, एक रिंग अपन ने यहाँ काम में ले ली एस के उसके ऊपर, है ना, और एक रिंग अपन ने यहाँ पर काम में ली। दो रिंग यहाँ पे काम में लेंगे, बोथ आर कंप्लीट रिंग। इलेक्ट्रिक मोटर में देवर हाफ रिंग, बट ये आपकी कंप्लीट रिंग होगी। एक और कहानी यहाँ पर सेम रहने वाली है कि इस रिंग का जो इनर पोर्शन है दैट विल बी इंसुलेटिंग, जिससे करंट एक्सल के अंदर नहीं जाएगा, है ना। तो इस रिंग का जो इनर पोर्शन है, ये रिंग मान ली अपन ने, ठीक है ना, ये अपने रिंग मान ली, तो इसका जो इनर पोर्शन जो ये वाला है दैट विल बी इंसुलेटिंग, और जो आउटर पोर्शन है दैट विल बी कंडक्टिंग, जो करंट को कंडक्ट कर पाएगा। तो दो रिंग लगा दी अपन ने, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। दो ब्रशेस लगा दी अपन ने, B1 B2। ब्रशेस क्या होती है, सिंपल एक स्ट्रिप सी होगी, मेटेलिक प्लेट होगी छोटी सी, है ना, तो B1 B2। फिर वही कहानी कि B1 B2 जो होगी आपकी स्टेशनरी होगी, रेस्ट के ऊपर रहेगी, और ये जो रिंग है ना, वो अपने फिट कर रखी है एक्सल के ऊपर। अब साथ साथ जैसे एक्सल घूमेगा तो रिंग भी आपकी घूमेगी। ये आप बात ध्यान रखो आप, जैसे आपका एक्सल घूमेगा रिंग भी यहाँ पे आपकी घूम जाएगी, ठीक है ना। अच्छा अब यहाँ पर इसका जो प्रिंसिपल है वो अपन ने पढ़ रखा है कि यहाँ मैकेनिकल वर्क करेंगे अपन। तो मैकेनिकल वर्क करने के लिए मुझे इस एक्सल को घुमाना पड़ेगा आपकी बार हाथ से, किसी भी दूसरे एफर्ट से, है ना। लास्ट टाइम तो ये घूम के आ रही थी, बट यहाँ इसको अपन घुमाएंगे इसको। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ हैंडल लगा दिया और हैंडल लगा के इसको घुमा रहा हूँ ऐसे से, है ना। तो कैसे भी करके आपको घुमाना पड़ता है इसको, है ना। जैसे भले आप यहाँ वाटर डाल दो, है ना, या आप यहाँ हवा से घुमाओ इसको, आप कैसे भी, है ना, बट काम क्या है आपको कि आपको इस एक्सल को घुमाना पड़ेगा। एक्सल घूमेगा इट मीन्स कि वहाँ मैकेनिकल वर्क हो रहा है, और मैकेनिकल वर्क होके ये वर्क कैसे कन्वर्ट होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, वही अपन देख रहे हैं यहाँ पर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी मीन्स क्या हुआ कि यदि यहाँ कुछ करंट बन जाए लूप के अंदर, है ना, इसको घुमाने से, यदि इसको घुमाने से करंट बन जाए तो बस मेरा काम हो गया। यदि करंट बन रहा है इट मीन्स कि अपन ने करंट प्रोड्यूस कर लिया, जनरेट कर लिया, उसी का नाम क्या होगा, इलेक्ट्रिक जनरेटर, है ना। ऑलराइट, चलो बेटा अब देखो इसमें ये जो रिंग्स है दीज आर अटैच विथ एक्सल, कि यदि जब आपका एक्सल घूमेगा उसके साथ साथ में आपकी ये रिंग्स भी घूम जाएगी बेटा, जस्ट उसके ऊपर अटैच है ना। बट जो ब्रशेज है वो फिक्स है, वो वहीं पे रहेगी हमेशा, और इसको मैं घुमा रहा हूं, और बाद में जो भी करंट बनेगा इसका, उस करंट को मैंने बाहर की ओर विड्रॉ कर लिया सर्किट के अंदर। इसका नाम होता है बेटा एक्सटर्नल सर्किट, एक्सटर्नल सर्किट, है ना। ये जो है जनरेटर का इंटरनल सर्किट था, ये इसका एक्सटर्नल सर्किट है। अब जो भी इलेक्ट्रिक करंट बनेगा कैसे बनेगा अभी बात करेंगे अपन, बट उस करंट को मैं इस सर्किट में विड्रॉ कराऊंगा, और यहाँ पे मैंने लगा दिया बल्ब लगा दिया। कोई जरूरी नहीं कि हर बार बल्ब ही हो, मान लो कोई भी अप्लायंस मान लो आप, बल्ब मान लो, फैन, कूलर, AC कुछ मान लो आप, जिसको मैंने यहाँ पे लगा रखा है, तो उसको करंट मिलेगा, और करंट मिलते ही वो आपका रन करेगा। बस मैं ही चाहता हूँ इसके अंदर, अपन चाहते भी क्या है कि ये बल्ब जो है, अप्लायंस जो है, रन करे, चले, उसके लिए करंट चाहिए, और करंट बनाने के लिए अपन क्या काम में ले रहे हैं, इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो ये इसका पूरा मैकेनिज्म हो गया, है ना, ये इसका पूरा कंस्ट्रक्शन हो गया, ये आप नोट करें। आगे अपन बात करेंगे इसमें वर्किंग के बारे में, कि इस कंस्ट्रक्शन की हेल्प से कैसे वर्किंग यहाँ पे होने वाली है, और कैसे यहाँ पे कैसा करंट यहाँ पे प्रोड्यूस होने वाला है, ठीक है ना। ऑलराइट, ठीक है बेटा। तो लास्ट अपन बात करेंगे इसमें वर्किंग के बारे में। थर्ड टॉपिक आ गया इसका, वर्किंग। वर्किंग, अब वर्किंग समझने के लिए आप जो अपन ने पहले पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा अपन ने पहले, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आप याद करो कि जब भी कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो उस कंडक्टर में करंट बनेगा, है ना। तो वही अपन यहाँ पे काम करना चाह रहे हैं अपन, कि अपन इस एक्सल को घुमा के
इस कंडक्टर को घुमा रहे हैं अपन, ये कंडक्टिंग वायर है बेटा, इसको जब मैं यहाँ घुमाऊंगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो इसमें कुछ करंट बनेगा, उस करंट का नाम क्या होता है, इंड्यूस करंट। वही अपन बनाएंगे यहाँ पे, करंट बनते उस करंट को अपन बाहर विड्रॉ कर लेंगे, करंट बाहर विड्रॉ होगा, इससे पास होगा और ये आपका जो बल्ब है, जो डिवाइस है वो रन करेगा, है ना। ऑलराइट, तो वर्किंग देखते हैं बेटा इसका। वर्किंग समझने के लिए अपन सिंपली देखो आप एक बार ध्यान से, है ना, कि जैसे मान लो उसको मैं घुमा रहा हूँ ऐसे, है ना, इसको मान लो मैं ऐसे घुमा रहा हूँ, है ना, तो जब ये पूरा एक्सल आपका ऐसे घूमेगा, ऐसे ना ऐसे, अब आपके अकॉर्डिंग इसका उल्टा सेंस हो सकता है, ऐसे घूम रहा है, जब ये ऐसे घूमेगा एक्सल तो रिंग जो उससे अटैच है वो भी घूमेगी, और रिंग से ये कोयल अटैच हो रखी है, ये वाली शाफ्ट, तो कोयल भी घूमेगी। तो जब अपन इसको ऐसे घुमाएंगे तो ये आपका जो पूरा आर्मेचर जो है, जो कोयल जो है यहाँ पर अंदर वाली, वो भी घूमेगी ऐसे से, कि आपका जो ए बी साइड यहाँ पर था पहले, आपका डीसी साइड यहाँ पर है, तो उस शाफ्ट के घूमने से, उस एक्सल के घूमने से रिंग घूम गई, और रिंग के घूमने से ये जो साइड है ऊपर आएगी और ये साइड आपकी नीचे मूव करेगी, ऐसे मूव करेगी। क्या मेरी बात सही है क्या? इतना आ गया आपको? अच्छा, अब जब ये साइड ए बी, यू हैव टू विजुअलाइज कि जब साइड ए बी आपकी ऊपर की ओर मूव कर रही है और ये यहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी है पहले से ही। कैसे आया मैग्नेटिक फील्ड? दो अपन ने ले रखे हैं यूज, पोल, एन पोल और एस पोल, तो मैग्नेटिक फील्ड तो यहां पर होगा बीच में, ऐसे होगा एन से एस की ओर मैग्नेटिक फील्ड। तो एक ये साइड ए बी, या आप ये बोल दो कि ये साइड सी डी, ये ऊपर आएगी, ये नीचे आएगी, है ना, और ऐसे घूम के आएगी। अब जब ये कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है तो अपन ने पढ़ रखा है बेटा, क्या पढ़ रखा है अपन ने? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो उस कॉन्सेप्ट की हेल्प से वहां पे उस कंडक्टर में एक करंट कैरी करेगा, एक करंट बनेगा, उस करंट को अपन बाहर निकालेंगे, अपना काम हो जाएगा। उस करंट का नाम क्या होगा? इंड्यूस करंट। थोड़ा और पढ़ते हैं डिटेल में इसको कि करंट किस साइड बनेगा। उसके लिए आपको राइट हैंड जो थंब रूल है ना, राइट हैंड जो फ्लेमिंग रूल है, वो यहाँ पे काम में जाना पड़ेगा। आप याद करो, मैंने कहा था आपको कि अब देखो बेटा, इसमें इसका तो ओरिएंटेशन ध्यान रखो आप कि ये आपका ए बी, ए यहाँ पर, बी यहाँ पर, सी यहाँ पर और डी यहाँ पर, ऐसा लूप है। अभी हॉरिजॉन्टल में है और अब ये घूमेगा ऐसे, तो अभी ये ऊपर की ओर मूव करेगा ए बी, तो मोशन कहाँ हो रहा है इसका? ऊपर की ओर, है ना, ऊपर की ओर। इसके अलावा मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर बेटा? देखो मैग्नेटिक फील्ड आपका एन से एस इस साइड में है, तो फील्ड आपका इस साइड में है ना, मैग्नेटिक फील्ड आपके साइड में, और इसका जो मोशन है वो कहाँ हो रहा है बेटा? इस वायर का ऊपर हो रहा है। तो देखो बेटा, अंगुलियां कहाँ आ गई? इस साइड में आ गई। मैंने कहा था ना आपको कि ये कहाँ पर? मैग्नेटिक फील्ड में, ये कंडक्टर के मोशन की ओर, मोशन ऊपर हो रहा है, ए बी का ऊपर लगा दिया, तो अंगुलियां कहाँ जा रही है मेरी वाली? अंदर की ओर जा रही है, मतलब कि करंट ऐसे फ्लो करेगा। तो इस वाले में करंट ए बी में करंट कहाँ से कहाँ मूव करेगा? ए से बी, तो करंट ऐसे मूव करेगा ए से बी, और ये करंट ऐसे घूम घाम के ऐसे यहां से यहां पास होगा, और यहां से पास होके बेटा ध्यान दियो, करंट स्टेबलाइज यहां हो चुका है, इसका नाम क्या होगा? इंड्यूस करंट। ऑलराइट, अब देखो बेटा, ये करंट ऐसे मूव करके ऐसे आया और फिर बाद में ऐसे मूव करके सीधा कहां पास होगा? सीधा यहां पे आएगा, ब्रश B2 पे आएगा, B1 पे नहीं जाएगा, ये अपने पहले बात कर रखी है। और यहां जाके करंट आपका ऐसे मूव करेगा और यहां से यहां ऐसे मूव करेगा। इसको करंट मिल गया ना, तो ये तो काम करने वाली अप्लायंस वर्क करेगी। तो इसको करंट कहां से कहां मिल रहा है बेटा? Q2P। इसमें करंट कहां से कहां गया? Q2P। ऐसे करंट गया और करंट के जाने से ये वर्क यहां पे करेगी, और ऐसे करंट जाके वापस से गया, फिर B1 से घूम के B1 में टच होके यहां से वापस से एंटर मार जाएगा। ऐसे काम होता रहेगा। ठीक है, आई थिंक वेरी इजी। यदि आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपको आता है, आपको EMI आपको मालूम है, तो उससे अपन इसको समझ पाएंगे आराम से कि करंट बन चुका है और करंट को मैंने बाहर विड्रॉ कर लिया, यहां पर बल्ब में से पास हो रहा है करंट। ठीक है ना, ये अपना काम हो गया। अब एक छोटी सी बात यहां पर ये आती है, जैसे मान लो कि ए बी यहां पहले था यहां पर, अब कुछ देर बाद में आफ्टर हाफ रिवॉल्यूशन, हाफ साइकिल, ये ए बी यहां से यहां पहुंच जाएगा और जो सी डी है वो यहां से यहां आ जाएगा। तो आपका जो सी डी आर्म है, इसको मैं बोलते हैं आर्म है, सी डी आर्म, वो यहां आ चुका है और ए बी आपका यहां पर आ गया। आप सोचना एक बार, इसको दोबारा बनाऊं मैं यहां पर। एक और केस है ना कि ये अपन ने मैग्नेटिक फील्ड मान लिया अपन ने, है ना, एन पोल यहां लगा दिया, एस पोल यहां लगा दिया, ये कोयल मान ली अपन ने, बाकी आगे कुछ हो रहा होगा यहां पर। ये आपका डीसी यहां आ गया और ये आपका ए बी यहां आ गया। ये कब की कहानी बेटा? आफ्टर हाफ रिवॉल्यूशन। समझना इस चीज को आप, बहुत इंपॉर्टेंट है ये हाफ रिवॉल्यूशन, है ना, आफ्टर रिवॉल्यूशन। ठीक है ना, ये यहां पर जाएगा। ऑल राइट, अब देखना इसमें आप कि
कि अब ये जैसे मान लो कि पहले ये ऐसे घूम रहा था ए बी, अभी भी ऐसे घूमेगा, तो अब आपका तो डीसी ऊपर जा रहा है ना, पहले ए बी ऊपर जा रहा था और सी डी कहाँ नीचे, बट आफ्टर हाफ रिवॉल्यूशन सी डी यहाँ आ चुका है और सी डी अब ऊपर जाएगा, तो सी डी ऊपर जा रहा है और जो आपका आर्म ए बी है वो नीचे मूव करेगा, नीचे मूव करेगा, उल्टा काम होने लग गया यहाँ पर कि पहले ए बी ऊपर था, अब सी डी ऊपर जा रहा है और ए बी नीचे आ रहा है। अच्छा, अब चेक करें कि इसमें करंट कैसे मूव करेगा, इसमें करंट कैसे मूव करेगा। देखो इसमें, अच्छा एक और काम कर ले अपन इसमें कि ये यहाँ पे एक रिंग होगी, देखो बेटा ये रिंग जो है ना, ये रिंग, ये रिंग ये यहाँ पर आ जाएगी ना, तो मैं ऐसे बोल दूँ इसको आपको कि ये जो पार्ट है घूम के ऐसे आ गया ना यहाँ पर, तो अब की बार ये लंबा हो जाएगा और इसको मैं यहाँ ले आऊँ तो ये यहाँ पर ले लो बेटा, है ना, तो ये आपकी ब्रश B1 हो गई, है ना, B1 हो गई और ये यहाँ पर आपका B2 हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा अब ध्यान दो आप, देखो B2 वहीं पर है, B2 वहीं पर है ना। अच्छा देखो इससे क्या होगा आपका कि अब जो करंट बनेगा इसके अंदर, आप लगाओ इसमें फ्लेमिंग रूल, यहाँ पे आप काम में ले आप फ्लेमिंग रूल, आप यहाँ पे काम में ले कि मैग्नेटिक फील्ड तो वही फिक्स है एन से एस में। अब आपका जो आर्म डीसी ऊपर मूव कर रहा है, ऊपर मूव कर रहा है, तो करंट ऐसे बनेगा, तो अब की बार इसमें करंट आपका ऐसे मूव करेगा, डी टू सी, कहाँ मूव करेगा, डी टू सी। ध्यान देना अब यहाँ पर ये आर्म यहाँ आ चुकी थी, अब ये ऊपर मूव कर रही है, कौन सी आर्म, डीसी, कब की बात कर रहा हूं, आफ्टर हाफ रिवॉल्यूशन ऊपर मूव कर रही है। मैग्नेटिक फील्ड तो फिक्स रहेगा ना, मैग्नेट फिक्स कर रखी है अपन ने, तो मैग्नेटिक फील्ड इंडेक्स की ओर हो गया, इसका पोजीशन ऊपर जा रहा है, तो करंट ऐसे मूव करेगा, तो करंट अब ऐसे अंदर जाएगा, कौन सी आर्म के अंदर, डीसी आर्म के अंदर। तो करंट कहां से कहां मूव कर रहा है, डी से सी मूव कर रहा है। पहले आप देखो पहले वाले केस में करंट सी से डी मूव कर रहा था बेटा, पहले करंट सी से डी मूव कर रहा था, अब करंट आपका डी से सी मूव कर रहा है, कब, आफ्टर हाफ रिवॉल्यूशन। आधे साइकिल के बाद में जो डायरेक्शन ऑफ करंट है लूप के अंदर वो आपकी चेंज हो चुकी है, रिवर्स हो चुकी है। इसको समझने के लिए आप आराम से बैठ के देख लो आप कि पहले करंट देखो, स्टार्टिंग में करंट कहां से कहां मूव कर रहा है, सी से डी, अब ये यहां से यहां उठ के आ गई, तो अब करंट कहां से कहां हो गया, डी से सी हो गया, मतलब कि पहले करंट ऐसे, अब करंट उल्टा हो गया इसके अंदर, इसका मीनिंग तो ये हुआ ना। अब यदि करंट आपका इतना समझ में आपको आ गई, करंट कहां से कहां मूव कर रहा है, इसको मैं इरेज करूं वरना इससे आप ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। इतना मालूम पड़ा आपको कि करंट कहां से कहां मूव कर रहा है, डी टू सी, तो अब देखो डी टू सी करंट मूव करेगा, ऐसे करंट मूव करेगा, ऐसे जाएगा, है ना, पूरा चेंज हो गया मामला, ऐसे मूव करा, ऐसे मूव करा, ऐसे मूव करा, ऐसे गया, ऐसे गया, फिर ब्रश B1 पे जाके इस वायर की हेल्प से यहां आ गया और कहां पहुंच गया, P के ऊपर, और फिर बाद में Q के ऊपर मूव कर रहा है। तो ये तो देखो बेटा आपकी इस डिवाइस को जो अब करंट मिल रहा है वो कैसे मिल रहा है, फ्रॉम P टू Q मिल रहा है, और पहले जो मिल रहा था वो कैसे, फ्रॉम Q टू P। मतलब कि इस डिवाइस को जो करंट का डायरेक्शन जो मिल रहा है वो बार बार क्या हो रहा है, अल्टरनेट हो रहा है, वो अल्टरनेटिवली चेंज हो रही है डायरेक्शन, पहले Q टू P, आफ्टर हाफ रिवॉल्यूशन P टू Q, अगेन आफ्टर हाफ रिवॉल्यूशन Q टू P, एंड अगेन आफ्टर हाफ रिवॉल्यूशन P टू Q। मतलब कि जो करंट है बार बार अपने डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, इसीलिए जो करंट यहां पे बनेगा उसका नाम क्या होगा, ऑल्टरनेटिंग करंट। जो करंट अपने बिल्डअप किया, डेवलप किया, उसका नाम क्या होगा आपका, ऑल्टरनेटिंग करंट। और इस जनरेटर का नाम क्या होगा, ऑल्टरनेटिंग जनरेटर या AC जनरेटर, ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। मालूम पड़ा आपको, क्लियर है। ऑल्टरनेट मींस की चेंज होना बार बार, तो इस जनरेटर का नाम क्या हो सकता है, अल्टरनेटिंग जनरेटर या अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, है ना। ऑलराइट, तो कुछ की पॉइंट है आप देखो बेटा इसमें कि आफ्टर एवरी हाफ साइकिल, आफ्टर एवरी हाफ साइकिल करंट चेंजेस डायरेक्शंस, current changes directions, hence it is called alternating current। alternating current, तो जो अभी अपने को करंट मिला है उसका नाम क्या होगा, alternating current, alternating current। and device is called AC generator, AC जनरेटर, है ना, बेटर रहेगा। ऑलराइट, ये आप नोट कर ले।
और देखो एक और चीज यहां पढ़ सकते हैं अपन कि एक और करंट होता है डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट, उसका मीनिंग क्या होता है कि यदि करंट जो है वो हर टाइम पर इन सेम डायरेक्शन फ्लो करे, मूव करे। जैसे मान लो कि हर बार करंट मान लो Q to P होता हर बार ही, हर साइकिल के ड्यूरिंग, तो मैं क्या बोलता कि करंट का नाम क्या है, डायरेक्ट करंट या डीसी करंट। बड़ा ध्यान रखो आपके सिलेबस में क्या करंट दो टाइप के होते हैं, एक कौन सा एसी और एक कौन सा डीसी, ऑल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट। ये जो करंट का टाइप होता है वो अल्टरनेटिवली अपनी जो डायरेक्शन वो चेंज करेगा और ये चेंज नहीं करेगा। तो अभी तो हालांकि देख पा रहे हैं अपन कि जो करंट आपको मिल रहा है अभी इसका नाम क्या होना चाहिए, ऑल्टरनेटिंग करंट। बट क्वेश्चन आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि हाउ वी कैन, है ना, डिराइव डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट के लिए आपको यहाँ जो आपका जो आउटर सर्किट है उसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। हालांकि आपके सिलेबस में मेनली एसी जनरेटर ही है, बट अपन बात कर रहे हैं ऐसे ना कि डीसी में क्या होना है। आगे अपन बात कर रहे हैं इसमें डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स कि अपने जो घर के जो कनेक्शंस जो होते हैं घर के अंदर वाले, कि वहां जो जब लाइट आएगी तो लाइट कैसे फ्लो करने वाली है, जो करंट वो कैसे मूव करने वाला है ना, उसमें जो कनेक्शंस की कौन कौन सी है ना कंडीशंस होती है अपन बात करने वाले हैं यहाँ पर। अच्छा, इससे पहले अपन ने अभी बात कर ली कि थ्रू इलेक्ट्रिक जनरेटर इलेक्ट्रिक करंट बनता है, उस करंट को बनने के बाद में अपन उस प्लांट से अपन अपने घर तक लेके आएंगे और फिर घर में वो करंट एंटर करता है और सारे जो अप्लायंसेज है वो वर्क करते हैं प्रॉपरली। अब जब वो करंट घर में एंटर कर रहा है तो उस टाइम पर कितने वायर वहां पे होते हैं और जो घर के अंदर के जो कनेक्शंस जो होते हैं, है ना, फिटिंग के जो कनेक्शंस होते हैं, उन कनेक्शंस में कितने कितने वायर होते हैं, अपन ये बात करने वाले हैं इसके अंडर में। इसके अंडर में आपने देखा होगा कि आपके घर के बाहर, घर के कोने पे एक पोल होता है, इलेक्ट्रिक पोल होता है। उस पोल पे दो केबल आती है ना। उन दोनों केबल्स का नाम क्या होता है, उन दोनों केबल्स का रोल क्या होता है, आपने देखा होगा बेटा। देखो उनको अपन बोलते हैं सप्लाई केबल्स या मेन सप्लाई। मेंस सप्लाई, ध्यान रखो, मेंस सप्लाई, है ना। जैसे मान लो कि ये अपन ने अपना घर बनाया है यहाँ पर, ठीक है बेटा, ये घर मान लिया अपन ने यहाँ पर और ये अपन ने एक पोल मान लिया। अब इलेक्ट्रिसिटी बनती तो और कहीं पर है, कहाँ बनेगी, एट दी पावर प्लांट्स, जो अपन ने अभी बात कर ली, है ना। अब उस इलेक्ट्रिसिटी को वहां बनने के बाद में थ्रू पोल्स, थ्रू केबल्स अपन वहां से यहाँ लेके आएंगे और जब ये यहाँ से यहाँ पहुंचेगी, पोल पे आएगी और पोल से यहाँ आपके घर तक पहुंचेगी। आपने देखा होगा कि आपके घर के बाहर एक मीटर भी होता है, एक इलेक्ट्रिक मीटर होता है ना, जो जिसमें रीडिंग आती है कि कितना आपने इलेक्ट्रिसिटी आपने कंज्यूम किया है एक मंथ के अंदर, उसी के हिसाब से आपके बिल्स भी आते हैं, ठीक है ना। तो ये यहाँ से यहाँ आ गया, ठीक है ना बेटा, ऐसा कुछ। और बाद में दोनों वायर आपके यहाँ से यहाँ भी मूव करते हैं, ऐसे यहाँ पर दो वायर यहाँ पर, और उसके बाद में यहाँ से कनेक्शन होने के बाद में अंदर के पूरे रूम्स में या पूरे आपके घर में कनेक्शन यहाँ पे किए जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ अभी यहाँ पर कि ये जो दो वायर यहाँ पर आ रहे हैं इनका नाम क्या है। पहली बात तो इसको हम बोलेंगे मेन सप्लाई, और जब मेन सप्लाई यहाँ पहुंचेगी यहाँ पर, है ना, तो बेटा ध्यान रखो एक बार के लिए कि यहाँ पे ये दो वायर जो आ रहे हैं इनमें से एक वायर का नाम होगा, मैं इनको यहाँ बनाऊँ एक बार के लिए, जो वायर रेड कलर का होता है, रेड कलर का, देखना आपका भी रेड कलर का, उसका नाम होता है लाइव वायर, लाइव वायर। और जो वायर एक और बच गया उसका जो कलर जो है ब्लैक होता है, जनरली ब्लैक होता है ना, वो उसका नाम बेटा होता है न्यूट्रल वायर, न्यूट्रल वायर। तो बेटा ये है आपकी मेन सप्लाई, है ना, ये आपकी है मेन सप्लाई। दोबारा ध्यान देने के लिए, ये दोनों वायर्स जो आ रहे हैं यहाँ पर, उन दोनों वायर्स का जो कलर है वो डिफरेंट होता है। जो रेड कलर का वायर होगा उसका नाम क्या होगा, लाइव वायर, और जो एक और कलर है उसका नाम क्या होगा, ब्लैक कलर का होगा, उसका नाम क्या होगा, न्यूट्रल वायर, है ना। इन दोनों का नाम ये होगा, इन दोनों की हेल्प से करंट आता है। अब सवाल आपके माइंड में ये आना चाहिए कि सर करंट आने के लिए एक ही वायर काफी है, दो वायर क्यों आ रहे हैं यहाँ पर, है ना। जैसे मान लो कि एक ही वायर आए तो भी दिक्कत नहीं है। देखो बेटा एक वायर में करंट आता है और ये करंट एंटर मार के, एंटर घर में अपने अपने हाउस में एंटर मारेगा और पूरे हाउस में घूम घाम के वापस से इस वाले वायर से वापस से बैक हो जाएगा। तो ये आने के लिए और ये जाने के लिए, तो ये करंट जो है, जो दोनों वायर जो है वो सर्किट को कंप्लीट करेंगे। एक सिंगल वायर से करंट नहीं बनेगा। जैसे अपन बात करें कि मान लो कि बेटा की बैटरी है ना, ये बैटरी है और इस बैटरी का मैंने एक एंड निकाल लिया, ठीक है ना, और यहां मैंने बल्ब लगा दिया, ये बल्ब मान लो, आप बताओ कि क्या बल्ब ग्लो करेगा क्या, है ना। देखो एक ही वायर निकाला है, बैटरी यहां यूज कर ली, ये बल्ब यहां लगा दिया, क्या ये बल्ब ग्लो करेगा क्या, नहीं करेगा। कब करेगा, जब मैं एक और वायर यहां जोड़ूंगा। तो ये हो गया करंट आने का और ये करंट जाने का। तो वही सेम कहानी यहां पर भी काम में आती है। अपने इस घर को आप बल्ब मान लो बेटा,
इस घर को आप बल्ब मान लो तो देखो मालूम पड़ रहा है आपकी 2 वायर चाहिए अपने को। उन दोनों वायर्स का नाम क्या क्या होगा, लाइव वायर, एक का नाम क्या होगा, न्यूट्रल वायर। लाइव वायर में हमेशा करंट बेटा होता है, इसीलिए इसका जो कलर है गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड कर रखा है, रेड। रेड इज ए सिंबल ऑफ ए डेंजर, इसीलिए इसमें हमेशा करंट होता है। और ये वाले वायर में करंट हर बार नहीं होता है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, न्यूट्रल वायर। इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं अपन आराम से। तो ये बेटा हो गया यहाँ पर, इसको अपन बोलते हैं मेन सप्लाई। और ये है आपका मेंस, मेंस स्विच हो गए, मेंस MEINS मेंस। इसमें आने के बाद में अच्छा बेटा अपने इंडिया में इन दोनों वायर के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो होता है 220 वोल्ट। ध्यान रखें बेटा आप, है ना, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी तो करंट बनेगा। तो इन दोनों वायर में जो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन होता है उसका नाम क्या होता है आपका, कितना होगा वो, 220 वोल्ट। 220 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन होगा। अच्छा बेटा इतना करा आपने, आगे देखो इसमें अब आगे अब बात करता हूं मैं कि अपने घर के अंदर जो कनेक्शन होगा उसमें क्या होता है ना। ये तो हो गया भारत की कहानी कि अपने घर तक करंट कैसे आ गया, वैसे करंट आ रहा है। अब घर तक आपके इस मीटर में करंट आ गया, इस मीटर के बाद में करंट को अपन आगे और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हर रूम के अंदर, हर सिस्टम के अंदर। जैसे मान लो गीजर हो गया, AC हो गया, कूलर हो गया, सब में अपन करंट भेजेंगे अपन, है ना। अच्छा बेटा ठीक है ना, तो वो कैसे होते वो, तो इसके लिए अपन एक काम करें, आपने कभी देखा हो तो कि आपके जो घर में जो वायर जा रहे हैं ना, जो घर के आपके अंदर के जो वायर होते हैं, उन वायर को आप खोलना बेटा, उसमें आपको 3 आपको वायर दिखेंगे वहां पर। बाहर तक 2 वायर आ रहे थे, लेकिन आप अपने घर के अंदर जाओगे तो घर के अंदर के जो कनेक्शन जो अपन ने कर रखे हैं उनमें 3 वायर होते हैं बेटा, है ना। एक होता है रेड, एक होगा ब्लैक और एक होगा ग्रीन। रेड ब्लैक तो वही है जो मेन सप्लाई से आ रहे थे, है ना। बट जो ग्रीन कलर का एक और वायर अपन ने यहाँ पर ऐड कर रखा है अंदर की ओर, वो बेटा होता है अर्थिंग के लिए। वो किसके लिए होता है, अर्थिंग के लिए होगा कि जब भी करंट ओवरलोडिंग हो जाएगी करंट की, जब करंट आपका एक्सेस में आएगा, ओवरलोडिंग होगी, तो उस टाइम पे जो करंट एक्स्ट्रा करंट आ रहा है ना, वो थ्रू दैट ग्रीन वायर कहाँ एंटर करेगा, अर्थ के अंदर। और अर्थ के अंदर एंटर कर जाएगा एक्स्ट्रा करंट, तो कोई डैमेज वहां पर नहीं होगा, कोई वहां पे रिस्की काम नहीं होगा। तो घर के अंदर के सारे अप्लायंसेस, सारी फिटिंग के अंदर आपने देखा होगा कि एक और एक्स्ट्रा एक वायर होता है, उसको हम बोलते हैं अर्थिंग वायर। उसका जो कलर है वो क्या होता है बेटा, ग्रीन होगा। उसका यूज क्या होता है कि करंट के ओवरलोड होने पे, करंट के ओवरलोड होने पर करंट जो होगा उस वायर की हेल्प से, है ना, कहाँ पहुंचे, ग्राउंड में। और ग्राउंड एक बहुत बड़ा डिवाइस है ना, तो उसमें यदि करंट जाएगा भी तो आपको शॉक लगेगा नहीं। तो आपको शॉक से प्रिवेंट करने के लिए, आपको शॉक से प्रिवेंट करने के लिए ही अपन 3rd वायर काम में लेंगे, उसका नाम क्या होगा आपका, अर्थिंग। ऑलराइट, इसके अलावा एक और चीज यहां पे आपके काम की रहती है, दैट इज फ्यूज। आपने सुना होगा नाम इलेक्ट्रिक फ्यूज, है ना। बट फ्यूज में अपन एक फिलामेंट का वायर काम में लेते हैं, है ना। तो वो जो है काफी पतला वायर होता है, उसका भी सेम ही काम होता है कि जब जैसे मान लो कि इस फैन में अपन ने फ्यूज लगा दिया, है ना। फ्यूज जनरली सब डिवाइस में होता है, तो जब इसमें भी करंट एक्स्ट्रा आएगा, एडिशनल करंट आएगा, तो चांसेस बनते हैं कि ये आपका डिवाइस खराब हो जाए। तो उसको डैमेज से प्रिवेंट करने के लिए अपन फ्यूज लगाएंगे। अब यदि एक्स्ट्रा करंट आएगा तो फ्यूज का जो वायर है वो गर्म होकर टूट जाएगा, और टूटते ही जो कनेक्शन वो ब्रेक हो जाएगा। कनेक्शन ब्रेक हो गया, आगे करंट मूव नहीं कर पाएगा, आगे करंट नहीं जाएगा, तो आपका जो डिवाइस, जो अप्लायंस है वो सेफ रह जाएगा, है ना। तो ये भी आप बात ध्यान रखिए, है ना। तो दीज आर सम बेसिक पॉइंट्स, बेसिक नॉलेज अबाउट डोमेस्टिक सर्किट्स, है ना। आप ध्यान रखो बेटा कि बाहर क्या होता है और घर के अंदर की ओर क्या होता है, ठीक है ना। ऑलराइट, तो ये आपका यहाँ पर चैप्टर बेटा कंप्लीट हो गया है।